नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कमल। अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी नेमतों के साथ नवाजा होता है। अनगिनत नेमतें हैं जो अल्लाह ताला ने इस कायनात में अपने इंसानों के लिए, अपनी मखलूक के लिए उतारी हैं और इन नेमतों का हम शुमार नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अल्लाह ताला ने जो हमें नेमतें दी हैं, इंसान उसका इस्तेमाल करता है, लेकिन बात यह है कि हम उन नेमतों का जो अल्लाह ताला ने हमें दी है, बेशबहा नेमतें हैं जिसमें हम देखते हैं कि वो पानी है हमारे लिए, हवा है, और ये जो दुनिया बनाई है इसमें जो मुख्तलिफ तरीके के अजनास हैं हमारे लिए, फल हैं, बेशबहा नेमतें हैं। आप जिस तरफ देखें, अच्छी सेहत है। तो ये सारी चीज़ें नेमतें होने के बावजूद हमें सोचने की ज़रूरत यह है कि अल्लाह ताला ने जो हमें नेमतें दी हैं, हम उसका सही इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं या उनका नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए नज़र आते हैं। हम अक्सर देख रहे होते हैं कि हम अपनी डेली रूटीन में बहुत सारी गलतियाँ कर रहे होते हैं, जैसे कि अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है पानी, तो हम पानी का इस्तेमाल जिस तरह कर रहे होते हैं और फिर जब उसकी क़िल्लत हो जाए तो हमें अंदाज़ा होता है कि कितना ज़रूरी है, कितना अहम है। तो पानी कभी भी उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। उसको इस्तेमाल करते हुए ये सोचें कि कितनी बड़ी अल्लाह ताला ने हमें नेमत दी है, ये अगर ना हो तो हमारा सर्वाइवल ही नहीं हो सकता। फिर मामला माल और दौलत का हो या इंसान की खुराक का हो, खाने का हो, रिस्क का हो, अगर अल्लाह ताला ने हमें दिया है तो हमें नहीं चाहिए कि हम उसको ज़ाया करें या उसका ज़िया करें या हम ऐसी जगहों पर उसको इस्तेमाल करें जिसकी उसको में हमें ज़रूरत नहीं है। तो हमें अपने रिस्क में से दूसरों का ख्याल रखना चाहिए, बांटना चाहिए, और जो हमें नेमतें अल्लाह ताला ने दी हैं, कोशिश यही करें कि आपको अगर वो नेमतें मैसर हैं तो आप दूसरों के लिए भी सबब बने कि उनको भी ये नेमतें मैसर आएँ। और फिर मामला चाहे इंसानी सेहत का हो, सेहत एक अल्लाह ताला की ऐसी नेमत है जिसमें अगर इंसान उसका ख्याल रखे, अपने आप को फिट रखे, तो आप दीगर नेमतों से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अल्लाह ताला की जितनी नेमतें हैं उनको हमें शुक्र अदा करना चाहिए। हमें अपने जो दोस्त हैं, अहबाब हैं, रिश्तेदार हैं, ये भी अल्लाह ताला की एक नेमत है, हमें उनका भी ख्याल रखना चाहिए और उनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इतने हसीन रिश्तों से नवाजा है। तो अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करें। इसी बात के साथ आज के शो का आगाज़ करते हैं। कोरोना का जो मामला है वो इस वक्त सूरत हाल ये है कि हालात संगीनी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि तवातुर से केसेस में इजाफा हो रहा है। दुनिया भर की अगर बात की जाए तो अब तक 13 लाख से ज़्यादा जो केसेस हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं। तो जो सूरत हाल है वो संगीन होती जा रही है। अगले इशू की तरफ बढ़ते हैं। कोरोना की वजह से हमने देखा कि जब लॉकडाउन हुआ, तमाम एयरपोर्ट्स को सील कर दिया गया, फ्लाइट्स मनसूख कर दी गई, जिसकी वजह से जो जहां था उसकी बुनियाद पर उसे वहीं पर सीज कर दिया गया। तो इस वक्त हमारे साथ जो लोग मौजूद होंगे कोलंबो से, श्रीलंका से, यानी कि हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो कि फंस गए क्योंकि वो श्रीलंका में मौजूद थे, यहाँ पर एयरपोर्ट्स को सील कर दिया गया। तो इस वक्त क्या उनके मसाइल हैं और वो वापस आने के लिए मुतालबात कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे कि उनको क्या इशूज़ हैं, वो क्यों गए थे, उन्होंने वापस कब आना था, इस पर बात करते हैं। एहसन तारिक मेरे साथ मौजूद हैं जो कि कोलंबो गए। तो एहसन, ये बताइएगा कि आप कब से वहाँ पर फंसे हुए हैं और अभी तक आपने एम्बेसी वगैरह से रब्ता किया है, क्या कहा जा रहा है आप लोगों को? जी बिल्कुल, हम यहाँ पे 15 मार्च को कोलंबो आए थे, मैं और मेरी वाइफ चंद दिन के लिए, 4 दिन के लिए आए थे। हमारी रिटर्न थी जी थर्सडे वाले दिन की 19 तारीख की, लेकिन श्रीलंकन एयरलाइंस ने अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए जिसकी वजह से हम फ्लाई आउट नहीं कर सके। उसी वक्त हमने एमिरेट्स की रिटर्न टिकट करवाई जो कि 21 मार्च के लिए रीस्केड्यूल हुई, लेकिन अगेन 21 मार्च को पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस बंद कर दी और हमें एयरपोर्ट से वापस होटल भेज दिया। आज 5 अप्रैल हो चुकी है जी। हम कॉन्टिन्यूसली कभी किसी से इन कांटेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, कभी किसी को कॉल कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली एम्बेसी से बात कर रहे हैं। एम्बेसी हमें कोई डेफिनेट डेट नहीं दे रही, ना कोई रिस्पॉन्स दे रही है, किसी किस्म का पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दे रही। हम पिछले 2 हफ्तों से एक होटल के कमरे में बंद हुए हुए हैं। ना हमें बाइक जाने की इजाजत है, ना कुछ और करने की इजाजत है, ना खाने पीने को सही प्रोवाइड किया जा रहा है, ना मेडिसिन की फैसिलिटीज हैं। और आज 7 अप्रैल हो गई है जी। हम 2 हफ्ते से ज्यादा हो गए हैं तकरीबन सेल्फ आइसोलेशन के अंदर रहते हैं। पाकिस्तान में मेरी वालदा अकेली होती हैं क्योंकि मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ है, तो वो हाइपरटेंशन का पेशेंट हैं, उन्हें डायबिटिक हैं, वो कार्डियक इश्यूज हैं उन्हें,
अगर उन्हें कुछ हो गया तो क्या करेंगे। रोज हम उन्हें दिलासा देते हैं कि आज हमारी वापसी हो जाएगी, आज हमारी वापसी हो जाएगी, लेकिन जितनी बुरे हालात के अंदर हम लोग ठीक यहाँ है। पे इस टाइम फंसे हुए हैं, हमारे होटल वाले आज हमें कह रहे हैं कि वो होटल खाली करवा दें, और हमें आगे नहीं पता कि हम कौन से होटल के अंदर जाएंगे, क्योंकि किसी भी होटल से बात करें तो वो कोरोना वायरस सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, और कोरोना वायरस सर्टिफिकेट यहाँ पे कोई हमें दे नहीं रहा। ऑल्दो हम 2 हफ्ते से सेल्फ आइसोलेशन के अंदर हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि हम कोरोना वायरस सर्टिफिकेट कहाँ से लें। एम्बेसी से बात हुई है तो उन्होंने हेल्प करने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने कहा कि होटल की अरेंजमेंट आपको खुद करनी पड़ेगी। सिर्फ 2 या 3 होटल्स हैं जो ले रहे हैं। तो एम्बेसी क्या कह रही है इस हवाले से कि हुकूमत तक बात पहुंचाई गई है? जिस तरह दीगर ममालिक के लिए कुछ फ्लाइट ऑपरेशन शुरू किए गए हैं, स्पेशल फ्लाइट्स स्टार्ट की गई हैं, उन लोगों को वापस लाया जा रहा है, तो आप लोगों की तरफ भी जो है वो नजर हो और आप लोगों को मिला। और सेकेंडली, कितने टोटल पाकिस्तानी हैं? कुछ फिगर्स हैं आपके पास ऐसा आपकी तरह जो फंसे हुए हैं वहां? जी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे तकरीबन जी 80 से ज्यादा पाकिस्तानी लोग फंसे हुए हैं। बाज ऐसे हैं जिनके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें डायपर्स के इशू हो रहे हैं, उन्हें बच्चों के लिए दूध नहीं मिल रहा क्योंकि यहाँ पे कर्फ्यू है, लॉकडाउन है, यहाँ पे कोई दुकान नहीं खुली हुई। आप खुद बताएं कि हम ऐसे हालात के अंदर डायपर्स कहाँ से अरेंज करेंगे। कुछ यहाँ पे चंद एक पेशेंट्स हैं जिन्हें हार्ट के इश्यूज हैं, फार्मेसीज बंद है, उनकी मेडिसिन का बंदोबस्त नहीं हो रहा है। एम्बेसी वाले कॉन्टिन्यूसली ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान गवर्नमेंट से इन कांटेक्ट हैं, कोई पॉजिटिव न्यूज आ सकती है, कोई पॉजिटिव न्यूज आ सकती है, और ये सुनते सुनते आज मजीद 2 हफ्ते गुजर चुके हुए हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई पॉजिटिव न्यूज किसी किस्म की कहीं से नहीं मिली। सही। तो ये आप बताइएगा कि जिस तरह से हुकूमत की तरफ से कहा तो जा रहा है, कोरोना वायरस से मुतालिक जो हिफाजती इक़दामात हैं वो किस तरह के हैं वहाँ पर, जहाँ जिस होटल में आप लोगों ने स्टे किया हुआ है? और आप लोग क्योंकि अभी जैसे आपने कहा कि आइसोलेशन में है, बाहर नहीं निकल सकते। जी यहाँ पे जी कोरोना वायरस श्रीलंका के अंदर इतना बड़ा मसला इस वक्त नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने, क्योंकि इनकी मेडिकल फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं है जिस तरह से बाकी ममालिक के अंदर हैं, तो ये तकरीबन 2 हफ्ते से ज्यादा का अर्सा गुजर चुका है। ये लोग लॉकडाउन फेज के अंदर है, कर्फ्यू लगाया हुआ है, कोई बाहर नहीं आ सकता, कोई अंदर नहीं आ सकता। हम होटल से बाहर निकलते हैं, हमारा टेम्परेचर मॉनिटर होता है, हम रूम के अंदर कोई आता है हमारे तो हमारा टेम्परेचर मॉनिटर करके जाते हैं। दिन में 3 डे हमारा टेम्परेचर मॉनिटर हो रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह जितने यहाँ पे पाकिस्तानी इस टाइम मौजूद हैं, 80 से ज्यादा पाकिस्तानी हैं, और वो सारे इस वक्त बिल्कुल सही हैं, उन्हें कोई कोरोना वायरस का किसी किस्म का मसला नहीं है। यहाँ का इन्होंने एयरपोर्ट तो क्या मुतालबा करेंगे पाकिस्तानी हुकूमत से, क्या पैगाम देंगे कि जिस तरह दूसरे ममालिक से लोगों को लाया जा रहा है वापस, यहाँ आपकी भी सुनवाई हो और वापस लेकर आया जाए जितने लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं? जी बिल्कुल, मेरा हुकूमत पाकिस्तान से, इमरान खान से, शाह महमूद कुरैशी साहब से, आपके चैनल से, बाकी तमाम मीडिया चैनल से दरख्वास्त है कि खुदारा श्रीलंका में फंसे हुए पाकिस्तानियों को वापस बुलाया जाए। हमारे पास पैसे खत्म हो चुके हुए हैं, हमारे खाने पीने की यहाँ पे बहुत बंदिश है, ना हम बाहर जा सकते हैं, मुझे होटल से निकाल दिया जाएगा। इस तरह के कई पाकिस्तानी हैं जिन्हें होटल से निकाल दिया गया हुआ है। अब हमें समझ नहीं आ रही हम कहाँ करें। मेरी खुदारा आप लोगों से गुजारिश है कि हमें पाकिस्तान लाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह में से कोई भी कोरोना वायरस का पेशेंट नहीं है। जल्द अज जल्द हमारे लिए पाकिस्तान के लिए वापसी मुमकिन बनाई जा सके, जैसे बाकी ममालिक के लिए चार्टर्ड प्लेन चाह रहे हैं। मेरी गुजारिश है आप सबसे कि यहाँ के लिए भी कोई एक खसूसी प्यारा चलाया जाए और यहाँ पे फंसे हुए लोगों को वापस बुलाया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया एहसन। उम्मीद है कि आपकी सुनवाई, आप लोग जल्द से जल्द वतन वापस पहुंचे। और जैसा कि आपने कहा कि आपकी वालदा भी यहाँ पर अकेली होती है, हाइपरटेंशन की पेशेंट हैं, तो उम्मीद है कि चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इंसानी बुनियादों के तहत आप लोगों को कुछ वहाँ पर भी फैसिलिटीज़ देने की कोशिश की जाए पाकिस्तान एम्बेसी की जानिब से, और जल्द अज जल्द मुमकिन हो कि आप तमाम लोग वापस अपने घरों में पहुँचे। शुक्रिया एहसन, आपने वक्त दिया। आगे बढ़ते हैं जनाब, एक और बड़ा मसला ये है कि जहां पर कोरोना के असरात हैं, कोरोना का चैलेंज है, वहीं बहुत सारे चैलेंजेस हैं। जिस तरह हमने ये देखा कि लोग फंसे हुए हैं, वापस वतन में आ नहीं पा रहे हैं। एक और चीज़ जिसके भी हमने थोड़ा डिस्कशन भी किया कि जो फ्रंट लाइनर्स हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, अस्पतालों में जितने लोग काम कर रहे हैं, पैरामेडिक, सिक्योरिटी गार्ड, नर्सिंग स्टाफ, जो लोग वहाँ पर जा रहे हैं उनको क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स दिए जा रहे हैं। जैसे कि PPEs की बात हुई थी, उनके पास किट्स ही नहीं है उनको प्रोवाइड
प्रोवाइड नहीं की जा रही हैं, मास्क की जो है ना वो शॉर्टेज है। तो क्या सूरत हाल है, इस पर बात करेंगे। डॉक्टर कैसर सज्जाद मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन है। वेलकम टू द शो डॉक्टर कैसर साहब। जी बहुत शुक्रिया। बड़ा मसला हो गया है क्योंकि हम देख रहे हैं कि पंजाब में तो सबसे पहले YDA ने इस इशू को उठाया था जब ये कोरोना का मामला आया था कि हमारे पास प्रोटेक्टिव गियर्स नहीं है, हम किस तरीके से काम करें। अभी हम जो कोयटा में सूरत हाल देख रहे हैं, वहां पर भी डॉक्टर्स हड़ताल पे जा रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर आपने हमारे मुतालबात नहीं माने तो हम काम नहीं करेंगे। यहाँ सिंध में क्या सूरत हाल है? डॉक्टर्स आर ओके, उनको सब चीजें मुहैया की गई हैं? देखिए, चूंकि मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ, आई एम लुकिंग आफ्टर होल पाकिस्तान, तो मुझे पंजाब की भी सूरत मालूम है। और 22 जनवरी को पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने ये सरकार को और दूसरे लोगों को इंतबाह किया था कि 6 लोग वुहान सिटी में इंतकाल कर चुके हैं। उस वक्त 6 लोग इंतकाल कर चुके हैं और ये बीमारी इस तरह की है, तो यहाँ पर ये चीज़ें की जाएं। सही है। उसके बाद पिछले कोई 1.5 महीने से पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के मुख्तलिफ जो ओहदेदारान हैं, अपने अपने शहर के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, वो ये आवाज़ उठाते रहे हैं कि जो फ्रंट लाइन पे, जो बॉर्डर पे इस वक्त डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ जो ये काम कर रहा है, नर्सिंग स्टाफ काम कर रहा है, उनको प्रोटेक्ट किया जाए। और उसका प्रोटेक्शन का यही तरीका था कि उनको PPE मुहैया किया जाए। तो जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स अगर नहीं मिलेगा तो वो बीमार होंगे, वो खुद बीमार होंगे और फिर आप बताइए कि फिर इलाज कौन करेगा। तो इस वजह से ये इतनी बारहा आपके चैनल से भी मैंने यहाँ आके बात की है, डिफरेंट चैनल से बात की है। फिर मैंने अभी 4 दिन पहले मैंने मजबूरन प्राइम मिनिस्टर साहब को, चारों सूबों के चीफ मिनिस्टर साहब को एक ख़त लिखा है जिसमें उसमें रिक्वेस्ट की गई है कि इनको जल्द से जल्द इनको मुहैया किया जाए, क्योंकि बॉर्डर पे तो ये चले गए हैं लेकिन बगैर हथियार के गए हैं। और जो हमारा दुश्मन है, जो वायरस है कोरोना का, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो हमें ये समझना पड़ेगा हुकूमत की जानिब से किस हद तक फैसिलिटेट करेंगे, क्योंकि हमने देखा कि वी लॉस्ट डॉक्टर उसामा और अभी हमने देखा कि डॉक्टर कादिर सुमर साहब की भी डेथ। देखिए, 2 इंतकाल हो चुकी हैं। बहुत सारे मैं समझता हूँ कि जो डॉक्टर्स हमारे हैं उनका टेस्ट अगर कराया जाए रैंडमली तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी डॉक्टर्स जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव आएंगे। मुझे नहीं समझ में आता कि अभी 2 जहाज़ आए, कल फिर भी एक जहाज़ आया और वो भी कोयटा में ही आया। लेकिन जो वाक़या कल हुआ है डॉक्टरों के साथ कि पहले तो सलूट किया गया डॉक्टरों को और फिर उसके बाद उनको खराज तहसीन पेश किया गया और उसको बाद उनको डंडे मारे गए कल। और उनको जिस तरीके से, मैं समझता हूँ ठीक है, अगर डॉक्टर्स रोड पे बैठ गए थे तो वो बाकी कोई काम में हर्ज नहीं किया था। उन्होंने काफ़ी अरसे से एहतजाज, यंग डॉक्टर्स एहतजाज कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन कामन क्वाइट थे। उन्होंने चीफ मिनिस्टर साहब के पास और ये बताया गया मुझे कि जी वो रेड जोन, तो रेड जोन में जा रहे थे या रेड जोन में चले गए थे। तो ये रेड जोन में कौन लोग रहते हैं? कोई खुदाई मखलूक रहते हैं? नहीं, तो ये जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, ये तो रेड जोन से भी ज्यादा सिचुएशन खतरनाक है कि आप अगर रेड जोन में चले गए हैं। बहुत अच्छी बात है कि मैं ये कहता हूं कि फिर ये जो रेड जोन में रहने वाले हैं आए ना जरा ICU के अंदर आ जाए। ये तो रेड जोन से भी ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है। लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि हमारे अवाम का अब तक 70 सालों में किसी ने नहीं सोचा किसी तरीके से भी। इन ऑल रेस्पेक्ट मैंने देखा है कि अवामी पिस्ती है। अभी अगर खुदा न खास्ता जो ये सूरत हाल हो रही है, अगर हमारे डॉक्टर्स ICU में चले गए, क्वारंटाइन में चले गए और ये शहीद होने लगे, जैसे कि 2 डॉक्टर्स शहीद हो गए, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। अगर ये हालात रहे तो जो डॉक्टर्स हैं दूसरे, और आपको बताऊं कि पाकिस्तान में लगता ये है कि कोरोना से पहले पाकिस्तान में हेल्थ का तो कोई इशू ही नहीं था। ना कोई हेल्थ का कार्डियक का पेशेंट था, ना कोई बच्चों की बीमारियां थी, ना मेरा ENT की प्रॉब्लम थी जो नज़ला ज़ुकाम। वो डॉक्टर्स घर बैठे हैं, उनको बाहर निकालें। इसलिए वो नहीं आ रहे हैं या वो परेशान हैं कि उनके पास किट्स मौजूद नहीं है, इसलिए वो नहीं जाते कि अब एसिम्टोमेटिक केसेस आ रहे हैं, यानी कि जिसमें सिम्टम नहीं है। अब ये 2 मिसालें हो चुकी हैं हमारे पास जो मुझे मालूम है। इसके अलावा कितनी मिसालें होंगी कि मरीज़ का जो है गायनी के डॉक्टर ने सीजर कर दिया, डिलीवर हो गया, बाद में पता लगा तो उस खातून को जो है वो कोरोना पॉजिटिव है। इसी तरह से जो है वो यहाँ पर भी एक किसी को बेहोश करने की ज़रूरत थी
थी तो डॉक्टर ने मना कर दिया, उन इन लॉज ने मना कर दिया कि नहीं जा सकती हैं आप। तो जब ये फैमिली अगर प्रेशर ज़्यादा आ जाएगा डॉक्टरों पे तो फिर डॉक्टर नहीं जाएंगे और फिर हेल्थ का निज़ाम आप समझ लें फिर क्या होगा पाकिस्तान में। तो एक तो मैं तमाम अपने डॉक्टरों से आपके तवज्जुह से, आपके 92 के चैनल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना काम जारी रखें। हुकूमत की पता नहीं क्या पॉलिसी है कि वो खुद जो है ये नहीं समझ में आ रहा है कि N95 मास्क पहन के पॉलिटिशियन और दूसरे लोग जो है ओहदेदार फुटेजेस बनवा रहे हैं, दौरे कर रहे हैं N95 मास्क पहन के, जो कि उनकी ज़रूरत नहीं है। N95 तो उनको पहनना है कि जिनको के ज़रूरत है ये, और वो भी उन डॉक्टरों को ज़रूरत है जो कि आईसीयू में कोरोना के मरीज देख रहे हैं। सही, बिल्कुल उनका डायरेक्ट एक्सपोजर है। उनका एक्सपोजर हुकूमती नुमाइंदगान इस बारे में क्या कह रहे हैं? किसी से राब्ता हुआ, किसी से कांटेक्ट हुआ? मैं चूंकि कराची में रहता हूँ, मैंने आपसे कहा कि मैंने इनको इस्लामाबाद में भी लेटर भेजे हैं, तमाम सूबों को लेटर भेजे हैं। यहाँ हेल्थ मिनिस्टर साहिबा से मेरी बात हुई है, हमारा एक वफ्द मिला है पिछले हफ्ते, उन्होंने भी रीएश्योर कराया है कि नहीं सब चीज़ें ठीक है। हमने उन पर वेंटिलेटर की बात की, किट्स की बात की, टेस्टिंग की बात की और डॉक्टर्स को प्रोटेक्ट करने की ऑन द टॉप ऑफ द इशू कि ये आप पहले फुर्सत पे करें। लेकिन होता यही है कि मुझे शायद लगता है ये कि हुकूमत या तो कर नहीं पा रही है या हुकूमत के पास प्रॉब्लम है। और ये बात मैंने आपको फिर बता रहा हूँ कि 22 जनवरी 2020 को 2020 को हमने ये बताया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में वो उसी वक्त काम होता है, सारा काम एड हॉक बेसिस पे होता है। पहले से हम प्रिपेयर नहीं होते हैं। हमें पहले से अगर प्रिपेयर हो जाता, क्वारंटाइन बनता एंट्री पॉइंट पे, तो इतने पेशेंट आज नहीं आते। लेकिन कोई क्वारंटाइन सही बनाया नहीं गया, बल्कि क्वारंटाइन नर्सरी बना दी गई। इसी तरह से प्रॉपर आईसीयू नहीं बनाया गया। अब बताया जा रहा है कि जी आईसीयू, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कहा जा रहा है कि आप अपने 10% बेड जो है आईसीयू के वो मख्तस कर दें कोरोना के लिए। तो अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि जो नॉर्मल हॉस्पिटल है उसके अंदर कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट कैसे जाएंगे और फिर तमाम अस्पताल वो जो मरीज हैं जिनकी ऑलरेडी इम्यूनिटी वीक है, क्योंकि वो पेशेंट्स हैं, तो उनके साथ क्या होगा? तो ये कल नोटिफिकेशन आया है सिंध गवर्नमेंट का, मुझे तो खैर समझ में नहीं आया क्योंकि हमें किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं किया जाता, हमसे मशवरा नहीं किया जाता। कौन डिसीजंस ले रहा है? ये सरकार लेती है, जैसे ये सिंध गवर्नमेंट की सरकार ने किया है। शायद हो सकता है कि वो बेहतर समझ रहे हो, लेकिन हमने ये एडवाइस दी है इनको कि आप होटल खाली कराएं। आप होटल के अंदर, अभी आजकल कोई ऐसा होटल की कोई का बिजनेस नहीं चल रहा है, खाली पड़े हुए होटल्स, आप वहाँ आईसीयू के पेशेंट्स रखें। हमने पार्टनरशिप पे एक्सपो सेंटर में जो आइसोलेशन बनाया है उसको फील्ड हॉस्पिटल बना दें। अब उसको आप फंक्शनिंग हो गया है, उसमें पेशेंट आने शुरू हो गए हैं। इसके अलावा स्कूल्स खाली हैं, आपके पास जगह। तो खुदारा ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर सर्विस जो हो रही है, मैं नहीं समझता कि उनको जो है कोरोना पेशेंट को वहां पर रखना चाहिए। अच्छा, मसला कहां पर आ रहा है? ये जो प्रोटेक्टिव गियर्स की हम बात कर रहे हैं, पीपीईस की बात कर रहे हैं, अभी हमने देखा कि कुछ डिजाइनर्स आए जिसमें आसिम जोफा का भी नाम है, कुछ ब्रांड्स भी आ गई सामने कि हम अपने जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं उनको यहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं और उस कैपेसिटी को चेंज कर रहे हैं ताकि हम अपने डॉक्टर्स को सिक्योर कर सकें। हुकूमत से वो भी मुतालबा कर रहे हैं कि आप हमें एनओसीज दें, आप हमें चीजें दें ताकि हम वो कर सकते हैं। कुछ ने फैब्रिक मांगा, कुछ ने परमिशंस मांगी हैं, तो क्या उस हवाले से भी क्या परमिशंस ग्रांट कर दी गई हैं या किस कैपेसिटी में वो, या फिर हॉस्पिटल्स के साथ उनको प्राइवेटली जो है ना, प्राइवेट हॉस्पिटल्स अगर करें? नहीं, देखिए ये तकरीबन 2-3 हफ्ते से जो ये चल रहा है, आसिम जोफा तो तकरीबन 2 हफ्ते से उन्होंने कुछ प्रोडक्ट बना के जिन्ना हॉस्पिटल में दे भी दिया है कुछ लोगों को, और वो अपील भी कर रहे हैं अपने साथ जितने भी डिजाइनर हैं कि वो भी आए और हमारे साथ काम करें। और ये कि उनकी अच्छी बात है। और दूसरी बात ये कि ये और लोग लाहौर में हैं जो लोग वो बना रहे हैं जिनसे हमने ऑर्डर दे दिया है कि हम उसको अभी हमें शायद कल या परसों मिल जाएगा। जी, हमने किया है कि करने के बाद अब पीएमए जो है अपने डॉक्टरों को जो भी फ्रंट लाइन में है, हम कोशिश करेंगे अपने वसाइल में रहते हुए ये काम कर रहे हैं। उम्मीद यही है कि देखें किसी तरह से जो है इस वक्त डॉक्टर कैसर साहब के, हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। इस वक्त पैसे नहीं देखने, हमने नहीं देखना। हम आपके तवज्जुह से तमाम लोगों से कहते हैं, तमाम
सरकारी जो लोग जो करते धरते लोग हैं उनसे कहते हैं इसको प्रायोरिटी बेसिस पे करें। और खुदारा ये जो काम कल जो बलूचिस्तान में हुआ, क्वेटा में हुआ हमारे जूनियर डॉक्टर के साथ, ये नहीं होना चाहिए। अगर ये इस तरह से हरकत रही और ये इस तरह के प्रॉब्लम्स हुए तो डॉक्टर्स घर बैठ जाएंगे और बहुत क्लैप्स हो जाएगा हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट। और साथ ही मैं समझता हूँ कि दूसरे शोबे को भी जो है ना वो ऐसे ही, और अगर ये घर बैठ गए तो आप कोरोना से जंग में जीत नहीं सकते और हालात मजीद खराब हो जाएंगे। चाहे आप कितना भी लॉकडाउन कर लें, आप फिर कुछ भी कर लें, आप कुछ नहीं कर सकेंगे। तो खुदारा इन डॉक्टर्स को प्रोटेक्ट कीजिए। ये जिस तरह से जंग लड़ रहे हैं, अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, ये कौम का सरमाया है, इन्हें महफूज बनाइए। थैंक यू सो मच डॉक्टर कैसर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। एहतियाती तदाबीर पर बात हो रही है और जिस तरह से हम कह रहे हैं बार बार आपसे कि अगर अभी भी आपको कोई इब्हाम है, कोई मुश्किल है, कोई गलतफहमी है, तो आप हमें लाइव कॉल्स करके पूछ सकते हैं कि आपके क्या मसाइल हैं, आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही। क्योंकि इस वक्त जो सबसे अहम ज़रूरी चीज़ है वो यही है कि एक तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है और घरों में महदूद रहना है, आइसोलेशन में रहना है। तो बिला ज़रूरी घर से बाहर ना निकलें। अगर कोई प्रॉब्लम है छोटा मोटा तो आप वो टेलीफोन पे जिस तरह से डॉक्टर कंसल्टेशंस दे रहे हैं वो आप कर सकते हैं। यहां पर भी हमारे साथ डॉक्टर्स मौजूद होते हैं। अगर कोरोना से मुताल्लिक आपको कोई भी इब्हाम है, कोई भी मुश्किल है, तो आप उन्हें लाइव कॉल्स करके पूछ सकते हैं। तो जिस तरह से इलाज के हवाले से भी हमने कहा, उस पर भी बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ करवाते हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर नवीद राशिद साहब, जो कि कंसल्टेंट हैं इन्फेक्शन डिजीज के। उसके साथ साथ प्रोफेसर फरीद जफर साहब भी मौजूद हैं, जो कि प्रिंसिपल हैं जनरल हॉस्पिटल के। और मेरे साथ असद मलिक भी मौजूद होंगे, जो कि सीनियर अदाकार हैं। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले डॉक्टर नवीद राशिद साहब, जिस तरह से हम सूरत हाल देख रहे हैं, कोरोना केसेस की तादाद में मुस्तकिल इजाफा हो रहा है, तशवीशनाक सूरत हाल है। इस वक्त क्या इकदाम करने की जरूरत है? लॉकडाउन भरपूर तरीके से है, लोगों को समझाया भी जा रहा है, लेकिन तवातुर से केसेस बढ़ रहे हैं, वजह? जी थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो पब्लिक के लिए समझना ज़रूरी है कि ये जो भी मेजर्स लिए जा रहे हैं ये इन्हीं की सेफ्टी के लिए है। और अगर चाहते हुए या ना चाहते हुए ये विक्टिम भी बन सकते हैं और किसी की बीमारी की वजह भी बन सकते हैं। अगर ये बात समझ आ जाए तो फिर इस पे अमल करना ज़्यादा आसान है। पब्लिक के लिए ज़रूरी यही है कि वो कम से कम इंटरेक्शन रखें इस वबा के दौरान, और उसमें जैसे आपने जिक्र किया सोशल डिस्टेंसिंग का। इसके अलावा देयर आर सो मैनी मेजर्स जो लिए जा सकते हैं जो कि हमारी रूटीन लाइफ से रिलेटेड हैं। अगर हम उन पे अमल करें तो इसको कंटेन करने में काफ़ी आसानी होगी। अगर हम एक घर की बात करें, उसमें बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप घर में एंटर हो रहे हैं तो आप इंश्योर करें कि जब आप एंट्री के टाइम हैंड वॉश कर लें घर में एंटर होने के फ़ौरन बाद, बजाय कि किसी से फ़ौरन मुसाफिया करें या फिज़िकल कांटेक्ट करें। ज़रूरी है कि पहले आप अपने हैंड वॉश कर लें, बिकॉज़ यू डोंट नो कि आप जब बाहर से आ रहे हैं तो आपने जाने या अनजाने में किन किन चीज़ों को हाथ लगाया है। दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि अगर आपको किसी भी किस्म की अलामात आ रही हैं तो आप अपने आप को पहले से ही आइसोलेट कर लें। ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, अगर इन पे अमल किया जाए तो इसको कंटेन करने में अवामी लेवल पे बड़ी आसानी ये तो सबसे बुनियादी बात है। और ये बारहा आप लोगों से कह रहे हैं कि इस वक्त जो सबसे बड़ा जो इलाज है वो यही है कि आप प्रिवेंशन की तरफ बढ़ें। दुनिया हम देख रहे हैं फरीद जफर साहब के जिस तरह से मुख्तलिफ ममालिक ने दावा किया कि वैक्सीन तैयार कर ली गई हैं, मुख्तलिफ इलाज के तरीके ढूंढे जा रहे हैं। ब्लड प्लाज्मा पे भी हमने बात की, कल IgG की भी बात की। तो आप क्या समझ रहे हैं कि ये सारे जो तरीके हैं ये किस हद तक इफेक्टिव हैं? और वैक्सीन की क्या अपडेट्स है? अगर तैयार हो भी जाती है तो कितना अरसा लगेगा उसको मार्केट में आने में और लोगों को तक पहुंचने में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन किया है, क्योंकि कल एक ट्रायल जिसका गवर्नर पंजाब साहब ने इफ्तिताह भी किया,
वो यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज में उसकी सारा इनाग्रल हुआ। जावेद अकरम साहब जो UHS के VC हैं वो भी वहाँ मौजूद थे, और उसमें हमने डिफरेंट मेडिसिन्स के हमने आर्म्स बनाए जो कि हम आगे ट्रायल करेंगे। इस पे कुछ ट्रायल्स पहले चाइना में हुए, उसके बाद फिर फ्रांस में हुए, UK में हो रहे हैं, बेल्जियम में हो रहे हैं। जहाँ तक वैक्सीन का ताल्लुक है तो मेरे ख्याल है जो चीज़ एक प्रिवेंशन की आएगी, वो जब वैक्सीन डिस्कवर होगी तो फिर क्योंकि वैक्सीन उससे बचा सकती है। ये जो अभी हम देख रहे हैं ये तो ट्रीटमेंट्स हैं, तो वैक्सीन के रैपिड एक रिसर्च काफ़ी सारे कंट्रीज़ उस पर कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान के साइंटिस्ट भी कोशिश कर रहे हैं। तो वैक्सीन को आते हुए फिर उसको रजिस्टर होते हुए फिर उसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं उसको तो मे बी 3, 4, 5 महीने लग जाएंगे, और वो भी डिपेंड करता है कि कब उसकी प्रॉपर वैक्सीन बनता है। लेकिन इस वक्त जो हमारे पास जैसे कन्वेलेसेंट प्लाज्मा का हमारी चाइनीज़ के साथ मीटिंग हुई, चाइनीज़ ने कहा कि जो इंसान कोरोना वायरस से ठीक हो जाता है और उसका टेस्ट नेगेटिव आ जाता है तो उसके बाद पाकिस्तानी पॉपुलेशन के लिए उन्होंने सजेस्ट किया कि 1 महीना वेट करना चाहिए। वैसे जो स्टडीज़ हम देख रहे हैं उसमें 10 डेज़ to 22 डेज़ लिखा हुआ है, और क्योंकि हमारे पास इसको अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, इसलिए हमारे पास अभी वो पेशेंट्स नहीं हैं जिनको ठीक हुए हुए 1 महीना हो जाए, वो बहुत कम है। तो हमने चाइनीज़ को रिक्वेस्ट की थी कि अगर कन्वेलेसेंट प्लाज्मा आप हमें वहाँ से भिजवा दें, और हमारे ये पेशेंट्स जब तक इनको 1 महीना पूरा होता है तो फिर इनसे हम वो कन्वेलेसेंट प्लाज्मा डेवलप कर लेंगे। तो ये मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स आ रहे हैं जो आजकल चल रहे हैं, तो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह इस पर हम किसी न किसी तरह कंट्रोल पा लेंगे। वेदर का भी थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट है, क्योंकि वायरस जो है वो 0 to 27 ज़्यादा सर्वाइव करता है, और 35 के ऊपर इसका सर्वाइवल ज़रा कम हो जाता है। सही। तो जैसे जैसे वेदर वार्म होना शुरू हो जाएगा, ये इसका जो इफ़ेक्ट है कम होना शुरू हो जाएगा। वेस्ट में जैसे फ्रीजिंग से टेम्परेचर ऊपर आया। असद मलिक साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर एक्टर हैं, उनको भी शामिल करते हैं। तो असद, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान में लोगों की सूरत हाल है वो इतना सीरियस नहीं ले रहे, अभी भी लोग इसको कि लॉकडाउन में घरों से बाहर निकल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है। अब किस तरह से समझाएं कि लोग अपने घरों में महदूद रहें? आप लोगों की बात शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। नहीं आएगा वो भी जाइए। जी असद साहब, असद साहब, ये जो सूरत हाल है पाकिस्तान में, हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन के बावजूद लोग घरों में महदूद नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है। आपको क्या लगता है किस तरीके से समझाया जा सकता है इनको कि अपने घरों में महदूद रहें, ताकि अपने लिए और दूसरे लोगों के लिए कॉम्प्लिकेशंस ना क्रिएट करें? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। बात ये है कि कुछ मामलात में मैं बहुत मैं नरम तबीयत का बंदा हूँ, लेकिन कुछ जो उसूल में उनमें थोड़ी सख्ती चाहता हूँ। हमारी जो मनहसूल कौम आदत है ना, हम एक डंडे के मुरीद, तो जब तक डंडा नहीं बरसेगा कोई नहीं मानेगा, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। या डंडा होता है या अवेयरनेस होती है, अवेयरनेस है नहीं। मतलब जो लोग एक सिग्नल पर रुकने में कोफ्त समझते हैं और अपनी हिफाजत को अपने लिए एक बोझ समझते हैं, उन पैरामीटर्स को फॉलो करना कि जिनमें को सेफ रह सकें। और अभी 5 सेकंड होते हैं लाल बत्ती को येलो फिर ग्रीन होने में, वो पहले ही चल पड़ते हैं। तो आपको लगता है कि ये लोग इस तरह से उसको अवॉइड करेंगे, इस तरह से इस लॉ को अभी भी नहीं करेंगे। सो सख्ती करनी पड़ेगी। सही। तो जो सूरत हाल है इस वक्त डॉक्टर नवीद, अगर बात की जाए कि हम इलाज पर बात कर रहे हैं, हम प्रिवेंशन पे बात कर रहे हैं, ये दुनिया भर में जो सूरत हाल हमें नज़र आ रही है, अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं की, हिफाजती इक़दामात नहीं हुए तो ये किस हद तक नुकसानदेह हो सकता है? क्योंकि गैलप सर्वे भी आया कि 43% पाकिस्तानी तो अभी तक इस पर अमल दरामद ही नहीं कर रहे जो प्रिकॉशंस बताई जा रही हैं। जी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल आपने किया है। इसमें ये अभी हम इस टोटल बीमारी को तकरीबन 3 माह या आप कह सकते हैं रफली 100 डेज़ हो गए, और आपने देखा है कि कितनी रैपिडली इसने पूरी वर्ल्ड को अपने कंट्रोल में ले लिया है। तो इसमें अगर आप थोड़ी सी स्टैटिस्टिक्स की तरफ जाएं कि अगर 100 पीपल आर इन्फेक्टेड
100 में से तकरीबन 20 लोगों को ज़रूरत पड़ती है हॉस्पिटलाइज होने की। अब ये डाटा कंट्री वाइज डिफरेंट है, लेकिन ऑन एवरेज 20 लोगों को हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। तो जो 80% पीपल हु आर इन्फेक्टेड लेकिन उनको हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ता, उनको माइनर से सिम्टम होते हैं। और एक्चुअली यही वो लोग हैं जिनको सोशल डिस्टेंसिंग की और प्रिवेंशन की ज़रूरत है, बिकॉज ये एक्ट कर रहे होते हैं एज ए रिजर्वायर। तो जब किसी को ये बताया जाता है कि जी ये बीमारी ज़्यादा अटैक करती है एल्डरली ग्रुप को, यानी बूढ़े लोगों को या उन लोगों को जिनको शुगर है, ब्लड प्रेशर है या हार्ट डिजीज़ है, तो वो लोग तो शायद थोड़ी सी परहेज़ इख्तियार कर लें, लेकिन बाकी यंग लोग समझते हैं कि भी उनके जहन में आता है कि भी हमें क्या होगा, लेकिन वो जाने अनजाने में वो किसी और की यानी कि मौत का बायस बन सकते हैं। तो अगर इस चीज़ को समझ लिया जाए तो इसको कंटेन करना आसान हो सकता है कि हम अब सब अपने प्यारों को सोच के चलें कि भी जाने अनजाने में हम उनकी मौत की वजह ना बन सकें। इसमें अब आप ये देख लें कि पहले तो मदद जरूर करें कि हमारी वजह से किसी और को मुश्किल ना हो। बिल्कुल जी। असद मलिक साहब, एक और चीज़ हमने देखा कि ये जो इस वक्त सूरत हाल है, इसमें चूंकि लॉकडाउन है, लोगों के पास कारोबार नहीं है, जरिए मौश नहीं है, इस सूरत में हाल में मजदूरों को, दिहाड़ीदार तबके को या जो डेली वेजेस पे काम करते हैं हमारे लोग, उनको हम सबकी सपोर्ट की कितनी ज़रूरत है और हम सब क्या कर सकते हैं उनके लिए मिलकर? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि मजहब के नाम पर, सिंपैथी के नाम पर हमारे मुल्क में बहुत सारे काम जो सीधे होते होते उलट हो जाते हैं। अभी हमारे कोई दोस्त ने वो फोन पे मुझे बता रहे थे कि कराची में मैं कहीं से गुजर रहा था तो वो बेंचें वगैरह लेकर बैठे हुए थे। मैंने अपनी गाड़ी रोकी कुछ पैसे देने के लिए, पता नहीं कहाँ से निकल के कोई 50-60 लोग गाड़ी के इर्द जमा हो गए और वो गाड़ी के शीशे लिटरली तोड़ने वाले थे। अच्छा, फिर जब उन्होंने वहां से उनको अवॉइड करके गाड़ी भगाई और उनको मौका मिला निकल गए वहां से, तो उन्होंने देखा कि एक मोटरसाइकिल पे 2 बंदे बैठे हुए थे और उन्होंने अपने कोई बैग था उसकी तरफ इशारा किया कि मेरे पास कोई चीज है, बट उन्होंने परवाह नहीं की, उन्होंने गाड़ी को वहां से निकाल दिया और बच गया। मतलब देखिए, प्रॉपरली इसको स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। कोई ना कोई डाटा, एक डाटाबेस होती है ना, उसके ऊपर इसको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा ताकि हकदार के पास वो हक पहुंचे तो सही जो उसके लिए दिया जा रहा है। देखिए, यहाँ पे लोग देना चाह रहे हैं और दे रहे हैं। हम लोग ऑर्गेनाइजेशंस बन गई और वो अच्छा काम कर रही है और सिंसियरली काम कर रही है, लेकिन अब दूसरे एलिमेंट में है जो नेगेटिविटी लेके आई डोंट नो वो क्या चाहते हैं, लेकिन 12 जो भी चाहते हैं सबको पता है, तो उनको हमें पॉइंट आउट अब देखें ना, बहुत सारे लोग जो आप बात कर रहे हैं जखीरा अंदोजी कर रहे हैं, राशन ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, उनको जमा कर रहे हैं, उनको फिर रिसाइकिल करके रीयूज करवा रहे हैं और बेच रहे हैं, तो ये भी हो रहा है हमारे यहाँ। तो असल जी बिल्कुल, मैं इसी के लिए कह रहा हूँ कि उसके लिए कोई टास्क फोर्स होनी चाहिए। देखिए, बहुत ज्यादा लोग बहुत ज्यादा हैं और जो सही काम करने के लिए हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कोई कंसर्न्स हैं या कोई फर्म्स हैं या कोई ऐसी कोई भी जो लोग हैं जो मिलकर काम कर रहे हैं या गवर्नमेंट जिसके इदारे हैं, वो बड़े थोड़े हैं। तो कुछ हमें भी करना पड़ेगा। खाली हर चीज हम गवर्नमेंट पे डाल दें, गवर्नमेंट एक हद तक ही चल सकती है ना, क्योंकि आबादी इतनी ज्यादा है और रिसोर्सेज बहुत थोड़े हैं। तो उसके हिसाब से फिर हम लोगों को भी थोड़ी सी आंखें खोल लेनी चाहिए। जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग अवेयर हैं, जो लोग माशरे में मूव करते हैं और अपनी ऑब्जर्वेशन से बहुत कुछ सीखते हैं और समझते हैं अपने माहौल को, तो उनके ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो भी साथ साथ अपनी अवेयरनेस लोगों के साथ शेयर और कर भी रहे हैं। बट स्टिल ये लोग बड़े चालाक हैं जिस तरह की कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है, इनको खुद सोचना चाहिए। लेकिन बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये वो वक्त नहीं है कि हम इस तरह के काम करें कि हम लोगों के लिए मुश्किलात खड़ी करें, हमें थोड़ी आसानियां पैदा करने की जरूरत है लोगों के लिए। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। एक और चीज़ है कि जिनके घरों में जानवर हैं डॉक्टर नवीद, उनके साथ क्या होगा कि फिर वो सिक्योर हैं घरों में, अगर महदूद हैं, बंद हैं, और लेकिन लोग पालते हैं, उन्हें रखते हैं घरों में? ये आपने मेरे से इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि जो प्रिंसिपल्स डॉक्टर जी जी इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि जैसे हम फैमिली मेम्बर्स के लिए प्रिकॉशंस बताते हैं घर में रहते हुए,
स्पेशली अगर घर में कोई फ़र्द बीमार है जिस पे शक है कि उसको नज़ला, ज़ुकाम, खांसी या बुखार है, तो वो बाकी लोगों से अपने आप को आइसोलेट कर लेता है, एटलीस्ट 6 फीट का या 1 मीटर का डिस्टेंस उसमें मेंटेन करता है। इसी तरह अगर कोई पेट है तो अव्वल कोशिश की जाए कि वो पेट को भी आइसोलेट मतलब अवे कर दिया जाए उस बीमार शख्स से। और दूसरा ये है कि पेट के ज़रिए अभी इसका ट्रांसफ़र होने की कोई अभी तक सो फार एविडेंस नहीं है, लेकिन स्टिल बिफोर टचिंग दैट पेट और आफ्टर टचिंग दैट पेट इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप हैंड हाइजीन ज़रूर करें। एक्चुअली ये समझना ज़रूरी है कि जो इसकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो आपके हैंड से है या आपकी इनहेलेशन है, यानी सांस। तो अगर आप किसी के करीब हैं जो बीमार है और उसके 1 मीटर के दायरे के अंदर है तो ये सांस के ज़रिए डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो सकता है। दूसरी सूरत हाल यही है कि आप किसी को टच करें और फिर अपने अनजाने में आप वो हाथ अपने नाक या सांस के रास्तों तक ले जाएं। तो इस कॉन्सेप्ट को ज़हन में रखें तो आसानी से पेट्स के साथ भी प्रिकॉशंस की जा सकती हैं और उनको अपने घर के अफराद से दूर रखना ज़रूरी है, ख़ासतौर पे वो लोग जो बीमार हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। तो घरों में आपको एहतियात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। असद, आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं जो इस क्वारंटाइन मोड में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे लाइफस्टाइल में बड़ा चेंज आया है, आपने क्या चेंज फील किया अब तक अपनी ज़िंदगी में? मैं तो जी पिछले तकरीबन कोई 1-1.5 साल से आई बीन बिजी विद माय स्टडीज, आई बीन एनरोल्ड इन अ पीएचडी प्रोग्राम फॉर इस्लामिक रिसर्च। तो मैं तो 1-1.5 साल से घर में बंद था, तो मुझे तो बिल्कुल इससे इतना सा भी फर्क नहीं पड़ा कि जितना समझ लें, क्योंकि छोटी से छोटी चीजें हो सकती है, वायरस जितना भी फर्क नहीं पड़ा। तो मैं तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो दूसरे देखें, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो समझते हैं इस बात को और वो अपने आप को कंट्रोल कर भी लेते हैं। लेकिन जो हमारी मैंने पहले भी कहा, जब मैंने जो अपने इर्द गिर्द होते हुए देखा है, जो देखता हूँ, मुझे कुछ ज्यादा होप नहीं है कि लोग इतनी आसानी से सीखेंगे, तो कुछ करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बेसिकली वायरस है। वायरस को कोई ना कोई होस्ट चाहिए स्टेशन होने के लिए, क्योंकि जब वो होस्ट उसको मिल जाएगा, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो, उसको एक लिविंग टिश्यू मिल रहा है जहाँ पे वो जाके सीखना होगी, बस फिर उसने अपना काम कर लेना, वहां से उसे मल्टीप्लाई हो जाए। हो सकता है कि रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन वेरी कर जाए, ज्यादा हो या जानवरों में ज्यादा हो या कुछ भी हो जाए, स्टिल हर किस्म के प्रिकॉशन से। बड़ा अच्छा सवाल किया था। लोग मैं देख रहा हूँ अपने जानवरों को साथ रख रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो समझदार हैं उन्होंने उनको भी थोड़ा सा डिस्टेंस भी कर दिया। तो ये बड़ा जरूरी है, हर चीज का ख्याल रखना। मेरे घर भी दोस्त आते हैं, हम लोग खाना रात को एक साथ खाते हैं, 3-4 लोग जो अंदर घर में आते हैं। सबसे पहले दरवाजे के हैंडल्स, उनके ऊपर सैनिटाइजेशन, उनके ऊपर स्प्रे होता है, उसके बाद फिर वो हाथ धोते हैं, उसके बाद हाथ मिलना मिलाना सब कुछ होता है। इवन दो कि हमें पता है कि उस सब अल्हम्दुलिल्लाह, फिर भी ये जरूरी है। क्यों कि बजाय पछताने के बाद में यार काश कर लिया होता, अभी कर लें तो ठीक है। डॉक्टर फरीद, अब जाते जाते आप क्या पैगाम देंगे कि अभी भी अगर जो लोग नहीं समझ रहे हैं तो वो लोग समझ जाएं, क्योंकि जैसे भी असद साहब ने भी कहा कि बाद में पछताने से बेहतर है कि आप उसको प्रिवेंट कर लें, पहले प्रिवेंशन कर लें, बाद में फिर आपके पास वक्त नहीं। बीच में आया लॉकडाउन का, जो कि हमने आंसर नहीं किया, इस वक्त एक बहुत बड़ा कैच है। देखिए, आप अगर घर में बैठते हैं, क्योंकि हर बंदा मुखैर हजरात तो सारे नहीं हैं, अगर घर में बैठते हैं तो आप भूख से मरते हैं, अगर आप बाहर निकलते हैं तो बाहर कोरोना है। तो हमें इसको जो भी डिसीजन है बड़ा सोच समझ के लेना चाहिए, और जिन गवर्नमेंट ने कुछ इकदाम अच्छे किए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नवीद, आप हमारे साथ मौजूद थे। तमाम मेहमान जिन्होंने हमें वक्त दिया, आप सबका बहुत शुक्रिया। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं जनाब, हम ये भी सूरत हाल आपको बताएं कि जहां पर ये जो डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद थे, बारहा कहते रहे कि जितने बड़े बड़े कंट्रीज हैं जिन्होंने बड़े मुश्किल हालात देखे, सबसे पहले तो चाइना और वुहान की मिसाल हमारे सामने मौजूद है। तो लॉकडाउन वाज द ओनली ऑप्शन जिसके थ्रू आप अमल दरामद करते हुए इसको रोक सकते थे। तो यहाँ पर भी हो रहा है, लेकिन आवाम को समझ में नहीं आ रही। सड़कों पर हम देख रहे हैं ट्रैफिक है, लोग बाहर निकल रहे हैं। तो लॉकडाउन पर अमल दरामद करवाने के लिए ट्रैफिक पुलिस का किरदार निहायत अहम है, और इस हवाले
से उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। फोर्स की जो है वो क्या तादाद पूरी है, किस तरीके से काम हो रहा है, जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन रिटायर्ड सैयद हमाद आबिद साहब जो कि CTO लाहौर हैं। वेलकम टू द शो कैप्टन साहब। अभी जो सूरत हाल हम देख रहे हैं इसमें मुश्किलात यकीनी तौर पर हैं, लोगों को समझ नहीं आ रहा कि लॉकडाउन है तो घरों में बंद हो जाएं, सड़कों पर बतदरीज मौजूद हैं, तो क्या चैलेंजेस हैं आप लोगों के लिए भी और किस तरह से इस वक्त काम हो रहा है? क्या कैपेसिटी को बढ़ाया गया है? जी हाँ, जब से ये लॉकडाउन है जी सिंस 24 मार्च हम डिफरेंट आप देखते होंगे कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस की हमारे डिफरेंट पॉइंट्स पे पिकेटिंग हुई है। हमारे आर्मी के जवान हमारे साथ हैं कुछ स्पॉट्स पे, ट्रैफिक पुलिस भी तमाम एग्जिट एंट्री पॉइंट्स के ऊपर है। कोई 150 के करीब हमारे पॉइंट्स हैं पूरे लाहौर के दाखिली और ख़ारजी रास्ते उसके ऊपर हैं। कोई 48 हमने स्पेशल एडिशनल पॉइंट्स भी लगाए हैं लोगों को इस पे अमल दरामद कराने के लिए सेक्शन 144 का। बट जिस तरह आपने अपने प्रीएम्बल में कहा कि काफ़ी मुश्किलात हमें आ रही हैं और साइमल्टेनियसली ये चीज़ें भी चल रही हैं लॉकडाउन, और एट द सेम टाइम हम गवर्नमेंट ईज़ आउट भी कर रही है मुख्तलिफ सेक्टर्स को, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है बाकी जो हैं, तो उस वजह से भी हमें कुछ मुश्किलात पेश आती हैं। ऑब्वियसली वंस वी आर स्टैंडिंग ऑन दी नाकाज, सही है, तो वहाँ पे जब हम किसी से पूछते हैं और कोई बताता है जी कि मैं बीमार हूँ और हॉस्पिटल जा रहा हूँ, तो हमारे पास कोई ऐसा गेज नहीं है उसको चेक करने के लिए। तो बट एट द सेम टाइम हैविंग सेड दैट, इन तमाम हालात को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग अपनी ड्यूटीज़ दे रहे हैं और फोर फ्रंट पे हैं, और इस सारी एफर्ट के अंदर हरावल दस्ते का सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर काम कर रही है। जी, लोग किस हद तक ताउन कर रहे हैं, चालान वगैरह हो रहे हैं, बाकी सारी नॉर्मल एक्टिविटीज़ भी उसी तरह से हो रही हैं? जी हाँ, हमारे पास जो वेज़ और मीन्स हैं उसमें अगर कोई 144 की खिलाफ वर्जी करता है तो उसके ऊपर 188 के तहत FIRs रजिस्टर की जाती हैं। लेकिन हम हद्दुल वसा ये कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों को एजुकेट करें, उनको अच्छे तरीके से, एक तो यह है कि हमारा कॉन्डक्ट भी ठीक हो, उनके साथ खुश उसलूबी से पेश आएँ, बट प्यार मोहब्बत से हमारे लोग हमारी बात नहीं समझते, तो फिर हमें ऑब्वियसली चलानिंग इज़ वन एस्पेक्ट जो हम कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनको इम्पाउंड भी किया जाता है, उनको हम बंद भी करते हैं लोगों को डिस्करेज करने के लिए। उसके साथ साथ हमारे एक और अच्छा मैकेनिज़्म हमने शुरू किया है कि हम लोग लोगों से अंडरटेकिंग्स भी ले रहे हैं, लोगों को वार्न भी करते हैं, उनसे हम बयान हल्फी भी लेते हैं ऑन द स्पॉट, उनको वार्न करते हैं कि आप दोबारा रोड के ऊपर नहीं आएंगे, अगर आप आए तो फिर हम आपके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन लेंगे। उसका डेटा भी हम लोग मेंटेन कर रहे हैं और CCPO साहब ने इसमें स्पेशल हदायत दी, और हम लोग एक्सेल शीट में हमने तमाम नाकास के ऊपर वो इन्फॉर्मेशन डेली बेसिस पे अपडेट होती है कि पहले हमने कितने रिक्शास को वार्न किया, कितने पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कितने व्हीकल, कितने मोटरिस्ट को और कितने मोटरसाइकिल्स को, तो वो भी हम डेटा मेंटेन करते हैं। अगर सेकेंड टाइम को वायलेट करता है तो उसको फिर हम इम्पाउंड करते हैं। तो हमारा साहब, ये जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं जो इस वक्त फ्रंट लाइनर्स हैं, जिस तरह से काम कर रहे हैं, लोगों के साथ बड़ा एक्सपोजर है, तो ये मास्क, हैंड सैनिटाइजर्स, ग्लव्स वगैरह उनको भी प्रोवाइड किए गए हैं ताकि वो खुद भी महफूज रह सके, आवाम को महफूज करने के साथ साथ? जी ऑब्वियसली, अगर हम खुद महफूज होंगे तो तभी अपनी ड्यूटीज़ और जिम्मेदारियाँ अच्छे तरीके से निभा सकेंगे। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फोकस है और IG साहब की तरफ से डायरेक्शंस इसके ऊपर स्टार्ट में ही दी गई थी, उसको हमने मनोवन उसको फॉलो किया। हमने हैंड सैनिटाइजर्स भी दिए, डिफरेंट हमारे ट्रैफिक के सेक्टर्स हैं, सर्कल ऑफिसेज हैं, SPs के हमारे दफातर हैं, हमारी ब्रांचेस हैं डिफरेंट, तो वहाँ पे हमने हैंड सैनिटाइजर्स, ग्लव्स, अपने फील्ड में जो हमारे लोग एक्सपोज होते हैं उनको मास्क भी प्रोवाइड किए हैं। तो अपनी तरफ से तो कोशिश कर रहे हैं एंड सो फार सो गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक कोई ऐसा केस तो नहीं आया कि किसी ट्रैफिक एहलकार को कोरोना वायरस हुआ हो? खुदा न खास्ता। हमने कुछ सस्पेक्ट्स थे जिनको हमें लगा और हमने उनका टेस्टिंग करवाई, अल्हम्दुलिल्लाह वो नेगेटिव थे, और अभी तक हमारा आउट ऑफ 3300 ट्रैफिक वार्डन्स अभी तक कोई ऐसा केस अभी तक नहीं आया सामने। तो अभी जिस तरह से किया गया है कि ट्रैफिक पुलिस या दीगर फोर्सेस के साथ साथ स्पेशल फोर्सेस बनाई गई हैं दीगर ममालिक के अंदर, इंडिया में भी हमने देखा, तो क्या पाकिस्तान में भी इस लॉकडाउन की सिचुएशन को अभी क्योंकि कहा जा रहा है हो सकता है कि इसको मजीद एक्सटेंड कर दें, तो पाकिस्तान में भी कोई स्पेशल फोर्स वगैरह बन रही है या क्या इस हवाले से करना चाहिए हमें मजीद? जी हाँ, हमें मेरे ख्याल में बड़ा कैलकुलेटेड मूव गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कर रही है, और जिन एरियाज़ में ज़रूरी होता है कंप्लीट लॉकडाउन तो वहाँ पे कंप्लीट लॉकडाउन भी किया जाता है, वहाँ पे इन्फोर्समेंट भी बढ़ाई जाती है, और इन सारी चीज़ों को देखते हुए एक ट्रेड ऑफ है बेसिकली
कि लोगों ने अपना ज़रिया माश भी कमाना है, उन्होंने निकलना भी है, और उनको कैसे महफूज रखा जाए। तो मेरे ख्याल कैलकुलेटेड मूव जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अभी कर रही है, इट इज़ पेइंग इन अ पॉजिटिव वे। तो उम्मीद है कि इसी तरह हम लेके आगे चलते रहे। बट आपके तवसत से मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा, कुछ एरियाज़ तो हैं जहाँ पे बहुत अच्छे लोग, जो पढ़े लिखे तबका है वो बहुत ख्याल कर रहा है अपना, जो पॉश एरियाज़ जिनको आप कहते हैं, वहाँ पे हमें ट्रैफिक कदरे कम नज़र आती है। लेकिन आप जैसे ही सिटी के अंदर जाना शुरू करते हैं तो वहाँ पे लोग इतने अवेयर उस तरह नहीं हैं और इतने कॉशियस नहीं हैं जो उनको होना चाहिए। फैमिलीज़ बाहर निकली हुई हैं, बहुत लोगों से मैं भी इंटरेक्ट करता हूँ, उनको समझाता हूँ अगर सब्ज़ी लेने जा रहे हैं तो बच्चों को अनड्यू एक्सपोज करने की ज़रूरत नहीं है। बाइक्स पे मैं देखता हूँ 2-2 ख़वातीन भी बैठी हैं, हम कार्रवाई तो करते हैं बट उनको हम एक हद तक डिस्करेज कर सकते हैं, बट लोगों को इसमें हमारा साथ देना है। अगर हमें इस वबा का सही तरीके से मुकाबला करना है तो पीपल रियली नीड टू कोऑपरेट, और उनका ताउन हमें दरकार होगा जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। पुलिस इस हवाले से क्या इकदाम करी, जैसे कि आपने भी कहा कि दिहाड़ीदार जो तबका है या जो बहुत ज़्यादा नेसेसरी हमारी चीज़ें हैं जिनको लेने के लिए लोग बाहर निकल रहे हैं, तो इस हवाले से उनके लिए क्या इकदाम किए जाते हैं, उनको किन टाइमिंग्स में इजाज़त दी जाती है, उसके बाद उनके साथ किस तरह का जो है ना वो प्रैक्टिस आप लोगों ने रखी हुई है? जी हाँ, वो जो गवर्नमेंट की टाइमिंग्स है जी, उसमें 5 o'clock तक शॉप्स और वो चीज़ें खुली होती हैं, उसके बाद वो बंद किए जाते हैं। जो शॉप्स ग्रॉसरी स्टोर्स हैं, रिटेल स्टोर्स हैं, फार्मास्यूटिकल जो गुड्स जहाँ से मिलती हैं, जो हमारी मेडिकल स्टोर्स हैं, वो खुले रहते हैं बारिंग दैट। उसके अलावा बाकी बंद हो जाती हैं दुकानें। बट मैं वही बताना चाहता हूँ आपको कि लोगों के रवैयों में हमें तब्दीली अभी बहुत ज़रूरी है कि अभी हम अपने रवैये तब्दील करें। आप यकीन करें कि मुझे दुख भी होता है कि एक साहब, कल मैं देख रहा था कुछ फ्रूट ख़रीदने, वो निकले बाइक पे, आई वो स्टैंडिंग समवेयर, एक मिस्री शाह का एरिया है लाहौर में, तो वो अपने 3-4 बच्चों को बिठा के, और उनको भी शॉपर पकड़ाए हुए हैं फ्रूट के, और बच्चों को लेके निकले हुए हैं और विदाउट एनी मास्क। तो ये बहुत ही मुश्किल इसमें हम दरपेश हमें होगी, तो और ज़्यादा चैलेंजेस हमारे लिए बढ़ जाएंगे। तो इस तरह के जो, अगर आपको कोई ज़रूरी चीज़ चाहिए, घर का एक फैमिली मेम्बर बाहर निकले, ज़रूरी चीज़ लिए और वापस जाए, और जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं वो भी लेने चाहिए। तो ये रवैये की जो आपने बात की, तो ये हमें चैलेंजेस आ रहे हैं। मामूल के मुताबिक लाहौर के ट्रैफिक में किस हद तक कमी देखने में आई है? जी हाँ, ट्रैफिक बतदरीज कम होती रही है। जो शुरू के इनिशियल 3 days ऑफ द लॉकडाउन थे, लोगों को इतनी आगाही नहीं थी, उसमें ट्रैफिक ज़्यादा थी 21, 22, 23 मार्च को। उसके बाद 24th ऑनवर्ड्स कम होना शुरू हुई। लेकिन अभी मैं सिटी के एरिया में देख रहा हूँ कि दोबारा से लोग थोड़े बाहर निकल रहे हैं। दे आर नॉट कॉशियस। उनको कॉशियस होना पड़ेगा, उनको अपना ख्याल करना पड़ेगा, अपने घर वालों का ख्याल करना पड़ेगा। लेकिन ये है कि बतदरीज उसमें कमी आ रही है जी, लोगों में, जिस तरह मीडिया के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, और लोग भी अवेयर हो रहे हैं। आजकल हर किसी के पास व्हाट्सएप है, तो पीपल आर गेटिंग अवेयर। लेकिन हमें मज़ीद इसमें बेहतरी की ज़रूरत है जी। अभी तक लाहौर में कितने नाके लगाए गए हैं जहां पर लोगों को बिल्कुल महदूद कर दिया गया कि आप यहां से निकल ही नहीं सकते? जी हाँ, इस तरह के तो हम लोग जो डील करते हैं जी, जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस के इन आइसोलेशन हमारे नाकाज नहीं लगे हुए कहीं पे भी ट्रैफिक के। वी कॉम्प्लीमेंट एंड सप्लीमेंट ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस की एफर्ट। जो हमारे आर्मी के जो जवान खड़े हैं, कुछ पॉइंट्स पे वो हैं, कुछ पे नहीं हैं, कहीं पे जॉइंट चेकिंग्स हो रही हैं। कुछ हमने ट्रैफिक 150 तो हमारे वो पॉइंट्स हैं जो कि मेन पॉइंट्स है, चोकिंग पॉइंट्स, वहाँ पे नफरी हमारी लगी है। 48 हमने एडिशनल ट्रैफिक के पॉइंट्स लगाए हैं जहाँ से लोगों को हम डिस्करेज करते हैं। पिलियन राइडर्स को रोकते हैं, रिक्शास, चिंचीज़ और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रोकते हैं। गाड़ियों में 2 से ज़्यादा लोग जो बैठे हों उनको डिस्करेज करते हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं। तो ये तो मेन पॉइंट्स हैं। इसके अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट की डिफरेंट टीम्स बनी हुई हैं। कहीं पे कोई कोरोना सस्पेक्ट या पॉजिटिव निकलता है तो उनको वहाँ से प्रॉपर तरीके से उनको आइसोलेट करके उनको क्वारंटीन में लेके जाने के लिए टीम्स बनी हुई हैं स्पेशल। कोई 8 टीम्स हैं डेजिग्नेटेड, तो उसके साथ भी हमारे ट्रैफिक वार्डन 7 डेजिग्नेटेड हैं, वो ड्यूटीज़ करते हैं। तो सारी एफर्ट के अंदर हम लोग भी कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं जी। सही। तो हमारा साहब, इस लॉकडाउन के सिचुएशन में कौन से ऐसे लोग हैं जिनको अलाउड है कि वो जा सकते हैं इमरजेंसी केस में, और कौन लोगों को बिल्कुल भी आप जो है अगर वो निकल भी आए तो वापस भेज दिया जाता है कि नहीं आप मूव नहीं कर सकते इस सिचुएशन में?
वो ऑब्वियसली हम जब इंटरव्यू करते हैं, पूछते हैं, तो पता लग जाता है कौन लफंट्री के लिए निकला है, कौन किसी जायज़ काम के लिए निकला है। तो उसके अंदर ये है कि जो अलाउड हैं उसमें हमारा अभी कंसेशंस जो दी गई हैं उसके अंदर फार्मास्यूटिकल रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो लोग हैं, फूड सप्लाई चेन के जो मैनेजमेंट के जो पार्ट एंड पार्सल हैं, रिटेल स्टोर्स के अंदर जो गुड्स की सप्लाई है, तमाम राशन की जो हमारी तरसील हो रही है उस चेन के अंदर जितने लोग आते हैं। उसके अलावा इंडस्ट्रियल सेक्टर को थोड़ी छूट दी गई है, अभी जैसे ऑटो मैकेनिक वर्कशॉप्स और वहाँ पे छूट दी गई है। इसके अलावा जो लोग इनके एलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं वो उन लोगों को भी छूट है। जी अच्छा हमारा साहब, एक और चीज़ ये कि अब क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये लोग ऐसे हैं कि जो बिल्कुल काम कर रहे हैं, आप लोगों के पास जो वर्क फोर्स है वो पूरी है या तादाद में कमी है इस सिचुएशन में, इस पेंडेमिक में निपटने के लिए? नहीं, सो फार सो गुड, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जितनी है, बल्कि हमने अपनी नफरी को काफ़ी ऑफ दिया हुआ है। हमारी लेडी ट्रैफिक वार्डन्स हैं कि उनको अनड्यू एक्सपोज ना करें। तमाम लाइसेंसिंग ऑपरेशंस हमारे सस्पेंडेड हैं, चूँकि जहाँ जहाँ पब्लिक डीलिंग हो रही है वहाँ पे हमने लाइसेंसिंग ऑपरेशंस रोके हुए हैं ताकि कम से कम इंटरेक्शन हो विद द पब्लिक और लोग भी नहीं आ रहे। तो हमारी जितनी नफरी है वो इस सूरत हाल से निपटने के लिए ट्रैफिक की बहुत है। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा जी इसके अंदर कि ये तो तमाम हो गई, ये जो हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं वो हमने निभानी है। एक अच्छा काम जो एक इंसानी और माशरती ज़िम्मेदारी पूरी करते हुए पंजाब पुलिस ने किया है। आईजी साहब ने, आपको पता होगा, एक पंजाब पुलिस रिलीफ फ़ंड कायम किया है जिसके अंदर हमारे पूरे पंजाब के जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द कांस्टेबल टिल द सीनियर मोस्ट ऑफिसर, उन्होंने वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस दी हैं। और उस प्लान के तहत अल्हम्दुलिल्लाह सिटी ट्रैफिक पुलिस ने भी अपना हिस्सा डाला है और अच्छी उसमें कंट्रीब्यूशन की है हमारे सारे ट्रैफिक वार्डन्स ने। और उसमें जो आईजी साहब का प्लान है और इस पर अमल दरामद शुरू हो गया है कि 20,000 डेस्टिट्यूट फैमिलीज़ हैं, डिज़र्विंग नीडी फैमिलीज़ हैं, जिनको राशन 15 डेज़ का ड्राई राशन है वो तकसीम किया जा रहा है। और उसके बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं और लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। और इस इक़दाम से जो कि बहुत ज़रूरी था इस चैलेंजिंग टाइम के अंदर, उसमें पंजाब पुलिस का वकार, लोगों के दिलों में उनकी इज्जत भी बढ़ी है जी। हमारा साहब कि हम सब लोगों को बैठकर तो ये कह रहे हैं कि हम देखें और मदद करें, हुकूमत को भी कह रहे हैं बार बार कि जनाब आप हमारी मदद करें, परेशान है लोग। लेकिन अगर हर डिपार्टमेंट में लोग अपनी मदद आपके तहत, क्योंकि सबको पता होता है कि कौन लोग हैं जो कि नीडी पीपल हैं आपके अपने डिपार्टमेंट में, तो यही प्रैक्टिस और डिपार्टमेंट्स भी कर सकते हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, ताकि मदद ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वक्त लोगों की। जी हाँ, बिल्कुल। इस सूरत हाल में और दिस इज़ द राइट टाइम, बड़े कम इस तरह के मौके आते हैं जहाँ पे इंसान को ज़रूरत होती है और इंसानियत की एक टेस्ट होता है ये। तो इसमें हर इंसान को, हर फ़र्द को अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी चाहिए और जो भी आपके पास है उसको शेयरिंग इज़ केयरिंग, तो आप शेयर करें, लोगों में बांटें, उससे ना सिर्फ सवाब हासिल होगा बल्कि बहुत लोगों का फ़ायदा भी होगा जी। ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे जाते जाते? जी, सोशल डिस्टेंसिंग जिस तरह मैं कह रहा था कि हमें ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना है और हम बिल्कुल, ये अभी भी कई ऐसे लोग हैं, अनफॉर्चुनेटली मैं देखता हूँ, लोग कहते हैं जी कि कुछ भी नहीं है, ये बस ठीक है, हम बचे रहेंगे, हमारा मौसम ऐसा है, हमारी अभी गर्मियाँ शुरू हो रही हैं तो वील बी बेटर ऑफ। ये लोगों को अपना जो एक उनका ये जो एक सोच है उसको तब्दील करना है और सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है। अभी हम जिस तरह मैं कहते हैं कि महदूद रहें और महफूज रहें, जितना हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, जितना मेल मिलाप कम रखेंगे, उसी में हमारा फ़ायदा है और हमारी फैमिलीज़ का फ़ायदा है और अवाम-उन-नास का फ़ायदा है। बिल्कुल ऐसे ही। तो थैंक यू सो मच कैप्टन रिटायर्ड सैयद हम्माद आबिद साहब हमारे साथ मौजूद थे और आप लोग अच्छा काम कर, फ्रंट लाइनर्स हैं और जिस पेंडेमिक में काम कर रहे हैं आप लोग हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्योंकि सड़कों पर मौजूद हैं। थैंक यू सो मच। हम आपको खराज तहसीन भी पेश करते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे अगले सेगमेंट में, हमारे साथ रहिए। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। कोरोना
कोरोना का एक बड़ा चैलेंज है हमारी दुनिया के अंदर, लेकिन वहाँ पर जो दूसरे मरीज हैं जिनको रोज़ाना की बुनियाद पर एड की ज़रूरत होती है, इलाज की ज़रूरत होती है, हमें उनको भी नहीं भूलना है, क्योंकि उनकी ज़िंदगियाँ भी उतनी ही अहम है जितना हम कोरोना से बच रहे हैं। और कोरोना शायद इतना बड़ा डर और खौफ तो बन चुका है, लेकिन इतनी बड़ी बीमारी ना हो जितनी कि जिन पेशेंट्स को हमारे रेगुलर खून लगता है, जैसे कि थैलेसीमिया की अगर बात की जाए 25 लाख से ज़ायद मरीज़ हैं। कुछ दिनों हमने पहले खबर भी देखी कि इतनी शॉर्टेज हो गई कि एक दिन बच्चों को खून नहीं लग सका। तो कैसे मैनेज हुआ, क्या मसाइल हैं, और फिर हम सब अपनी ज़ात से क्या कर सकते हैं इस वक्त के उन लोगों के लिए खून ज़्यादा से ज़्यादा अतिया करें ताकि हम जानों को बचा सकें। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। डॉक्टर सरफराज जाफरी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि नायब सदर हैं थैलेसीमिया फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के। वेलकम टू द शो डॉक्टर सरफराज साहब। साथ मेरे साथ मोहम्मद यासीन खान साहब भी मौजूद हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं सुंदस फाउंडेशन के, और मेरे साथ सैयद अजमल साहब भी मौजूद हैं, जो कि साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं। आपको भी वेलकम करेंगे सैयद अजमल साहब। तो सबसे पहले सरफराज साहब, ये जो मसला है खून की कमी हो रही है ब्लड बैंक्स के अंदर, लोग नहीं निकल रहे अभी इस सूरत हाल में, कितने ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट आ रहा है और ये रेशो किस हद तक बढ़ सकता है आगे अगर लोग नहीं निकले? शुक्रिया बहुत बहुत मुझे बुलाने का। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही है कि मैं माज़रत से कहता हूँ कि हम लोग उस वक्त होश में आते हैं जब कोई मुसीबत आती है, लेकिन हमारी कोई प्लानिंग नहीं होती। हमने कई बार कहा है गवर्नमेंट से भी कि ये इजाज़त दी जाए कि जो भी रिकग्नाइज ब्लड बैंक हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर कलेक्शन पॉइंट्स अपने बना सकें। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ब्लड बैंक ही महदूद किया जाए, नहीं। सही है। हमने ने कोशिश की थी कि पूरे कराची शहर के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर हम डोर स्टेप पर देखें, डोनर जो है जो अपना लहू दे रहा है वो बहुत माजिद होता है। सही है। हम वो अब इतना बड़ा शहर है, दूर दूर फैसले हैं, तो बहुत मुश्किल होता है। अगर हम ये डोर स्टेप फैसिलिटीज़ बना के रखें ब्लड कलेक्शन की मुख्तलिफ एरियाज़ में, तो ये हमने ये सबसे पहले स्टेप लिया। हमने तकरीबन 30-35 जो अपने पॉइंट्स खोले मुख्तलिफ शहर के इलाकों में, लेकिन फिर पता नहीं क्या होता है कि लोग किस किस्म की मनसूबाबंदी करते हैं। उन्होंने कहा जिन्हें इसके लिए लाइसेंसिंग चाहिए और उठा के बंद करने शुरू कर दिए। आज अगर ये डोर स्टेप फैसिलिटी होती तो मैं समझता हूँ ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। हम प्लानिंग नहीं करते, जब सर पे पड़ती है तभी हम लोग। दूसरी बात जो आपने कही है, मैं खुद एक दो जगह ऐसी जगह गया हूँ जहाँ पे ये देखिए कोरोना अपनी जगह पे है मौजूद, लेकिन क्या कोरोना के अलावा कोई नहीं है हमारे मुल्क में? मैं कितने मरीज़ों के मेरे फ़ोन आते हैं एज ए फिजिशियन कि भाई ये जो है ना अपना CVA का पेशेंट है, पैरालाइज हुए पेशेंट घरों में पड़े हुए हैं, क्या आप मर जाएंगे? क्या हम उन्हें मरने दें? इसी तरह बहुत से डायबिटिक पेशेंट हैं, गुर्दों के मरीज़ हैं और दिल की बीमारी के मरीज़। मेरे पास रोज़ फ़ोन आते हैं, सर हमारे यहाँ दर्द हो रहा है, हम क्या करें, हमें कहाँ जाएं, अस्पताल में जा रहे हैं वहाँ कुछ नहीं। मुझे समझ में नहीं आता ये प्लानिंग कैसी है कि सिर्फ कोरोना पे सब लग जाओ। भाई दूसरों को तो देखो आप, 75% जो आपके पास मरीज़ मौजूद हैं इस वक्त। कल चीफ जस्टिस साहब ने बिल्कुल सही बात कही है कि उनको क्यों नहीं देखते आप, ये कोरोना अपनी जगह है, तो इसलिए इसी तरह ब्लड की भी ये मसला है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मोहम्मद यासीन साहब को भी जो है ना वो शामिल गुफ्तगू करते हैं। यासीन साहब, अब तक कितनी हद तक कमी हो चुकी है खून की और इसके असरात क्या होंगे, कैसे इसको कंट्रोल करना है अगर लोग नहीं निकले इस लॉकडाउन की सिचुएशन में? आप खून की जो है ना वो कितनी तलब है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया, और मैं आपके चैनल का और बाकी जो मीडिया के चैनल्स हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि थैलेसीमिया के जो मरीज़ बच्चे हैं उनके लिए आपने आवाज़ उठाई। तो हमारे जो ब्लड डोनर्स हैं वो तमाम पाकिस्तान में जो हैं उनकी एक बड़ी तादाद जो है इन सेंटर्स तक पहुँचना शुरू हुई और हमें कॉल्स करना शुरू हुई। तो उस वजह से जो कीमती हज़ारों ज़िंदगियाँ हैं थैलेसीमिया के पेशेंट्स की और हेमोफीलिया की पेशेंट्स की, उनकी ज़िंदगी का चिराग जो है वो रोशन रखने की उम्मीद पैदा हो गई। तो मेरी इस वक्त भी जो है तमाम देखने वालों और सुनने वालों से अपील है
कि वो जो पूरे पाकिस्तान में थैलेसीमिया के सेंटर हैं, जिस तरह सुंदस फाउंडेशन है और बाकी इदारे हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके साथ रब्ता करें और खून का अतिया दें। तो यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैं देख रहा हूँ कि सैयद अजमल साहब भी मौजूद हैं। ये भी सुंदस फाउंडेशन के सेंटर में जब आपके चैनल के तवस्सुत से पता चला तो ये भी उधर थैलेसीमिया के बच्चों को के लिए जो है खून का अतिया देने के लिए गए और इन्होंने अपने लोगों से भी, अपने फॉलोअर्स से भी जो है, अपने चाहने वालों से भी अपील की और उन लोगों ने खून का अतिया दिया। और यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले दिनों जो है वो सदर आरफ अलवी साहब जो है सदर पाकिस्तान, वो भी थैलेसीमिया के बच्चों के लिए आगे बढ़े और उन्होंने सुंदस फाउंडेशन इस्लामाबाद का दौरा किया और लोगों से अपील की कि वो खून का अतिया दें। अभी मैं देख रहा था कि यहाँ पे CTO साहब मौजूद थे। मैं पंजाब पुलिस का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और इस्लामाबाद पुलिस का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो इस कॉल पर जो है वो आगे बढ़े और उन्होंने थैलेसीमिया के मरीज़ बच्चों के लिए जो है वो सैकड़ों खून के अतियात दिए। और यहाँ पर IG पंजाब ने जो है वो अपने तमाम जो है RPOs को और CPOs को जो है वो डायरेक्शन जारी की हैं कि आगे रमज़ान आ रहा है, थैलेसीमिया के मरीज़ बच्चों को प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए जो है वो जो थैलेसीमिया जो पुलिस के जवान हैं वो खून का अतिया देने के लिए आगे बढ़ें। तो हमारा जो है पंजाब पुलिस के तमाम जो है वो डिस्ट्रिक्ट में जो है हम लोग वो करेंगे और इंशाअल्लाह ताला खून के अतियात दिए जाएंगे। और यहाँ पे दोबारा ये जिक्र करूँगा इंशाअल्लाह ताला तो दावत इस्लामी के जो अमीर हैं मौलाना इलियास कादी साहब, उन्होंने अपने लोगों को कहा और उनके सैकड़ों नहीं हज़ारों लोग पूरे पाकिस्तान में जो है वो निकले हैं और इन थैलेसीमिया सेंटर्स तक पहुँचे हैं और उन्होंने खून के अतियात दिए हैं। तो मैं उन तमाम ब्लड डोनर्स को सलाम पेश करता हूँ कि जिन्होंने इंसानी ज़िंदगियों को बचाने के लिए अहम किरदार अदा किया। एक एक्टिविटी देखी जी, एक एक्टिविटी हमने यहाँ पर भी देखी कि लोग अब कोशिश यही कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा खून के अतियात जमा किए जाएं और हम सबको भी इस पर सोचने की ज़रूरत है कि हमने कैसे मदद करनी है। सैयद अजमल साहब, आपने भी जैसे कि भी बता रहे थे यासीन साहब कि आपने भी खून दिया, अपना कंट्रीब्यूशन दिया। सब अगर ऐसे ही जिम्मेदारी को समझते हुए कंट्रीब्यूट करें तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना कोई बड़ा मसला पैदा होगा। इंडिविजुअली आप जा सकते हैं प्रिवेंशन लेके। बिल्कुल जी, मैंने तो अपना फ़र्ज़ पूरा किया है। देखें, ये थैलेसीमिया के जो बच्चे हैं इनको ज़ाहिर बात है ये पूरी लाइफ इनको ये ब्लड लगता है और इनको हमारी ज़रूरत गाय बगाए रहती है और ये इस लॉकडाउन में इनको ज़रूरत नहीं है, इनको पूरा साल ज़रूरत है। और मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी जब मैंने ब्लड दिया था, तो मैं अब भी रिक्वेस्ट करता हूँ 92 के तवज्जो से चैनल के, प्लीज़ जाएं। देखें, ब्लड एक ऐसी चीज़ है ये बनती रहती है और आप जाएं उन गरीब, उन मुस्तहिक बंदे जो थैलेसीमिया के बंदे हैं उनको ब्लड दें। और एक और चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, देखें, ये जिस वजह से मैं कहता हूँ ये मर्ज पाकिस्तान से ख़त्म, जिस वजह से मर्ज आता है वो आपको पता है कि ये क्लोज रिश्ते हैं जिससे शादी होती है। गवर्नमेंट को ये चाहिए कि कोशिश करे कि जो कज़न मैरिज है इनके ऊपर कम से कम इनका टेस्ट ज़रूर करवाएं, बल्कि ये गवर्नमेंट ना करवाए तो अपने फैमिली मेम्बरान जब शादी हो तब ये चीज़ अगर करवा लें तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ कम हो सकती है। ख़त्म तो नहीं हो सकती, बट ये है कि कोशिश तो ये हो सकती है ना कि किसी तरीके से अगर आप कज़न मैरिज कर रहे हैं या क्लोज रिश्तेदार से शादी कर रहे हैं तो टेस्ट हो जाए तो ये बेस्ट चीज़ है। और इसका हमें सीरियस होकर सोचना चाहिए क्योंकि 25 लाख से ज्यादा मरीज पाकिस्तान में हैं और बहुत ज्यादा ये तादाद है। इनको कम करने के लिए हर बंदे को अपनी तरफ से जरूर सोचना चाहिए, टेस्ट करवाएं। देखिए, टेस्ट कोई ऐसी बुरी चीज नहीं है, आप अपनी फैमिली का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। इसमें दोनों तरफ से अगर मुश्तरका अगर काम है, लोग समझते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, दीन ये कहता है, ये कहता है, बट ये है कि मैं कहता हूँ कि अगर आप एक अपनी तरफ से कोशिश कर लें तो टेस्ट में मेरा ख्याल में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है और हर एक बंदे को सोचना चाहिए जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। हमारी अवेयरनेस की बड़ी कमी है सरफराज साहब, जिसकी वजह से पेशेंट्स की तादाद में इजाफा हो रहा है। मैं एक तो इस पे आप बोलें और दूसरी बात ये कि
कितने टाइम के बाद ये थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के जो मरीज हैं उनको खून लगता है और कितना खून दरकार होता है खासतौर पर बच्चों के लिए? जी हाँ, देखिए ये भी सही कहा सैयद अजमल साहब ने कि बेहतर है शादी से पहले एक छोटा सा टेस्ट करवा ली जाए। हमने बहुत कोशिश की है, अवेयरनेस भी है, और हमारी गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने तो बाकायदा लॉ पास किया हुआ है कि भाई आप शादी से पहले लाजमी जो है ना टेस्ट करवा लें। अगर एक छोटा सा टेस्ट है, लड़कों का सिर्फ टेस्ट करवा लिया जाए, लड़की का ना करवाएं। अगर मैं अपने बेटे का टेस्ट करवा लूँ और थैलेसीमिया माइनर निकला, माइनर होना कोई ऐसी बात नहीं है, माइनर एक नॉर्मल होते हैं, बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी। लेकिन सिर्फ उस माँ बाप का फ़र्ज़ ये है कि अगर फ़र्ज़ के मेरा फ़र्ज़ है मैं इसकी शादी करूं तो जिस लड़की से शादी हो उसका फिर टेस्ट करवाऊं। अगर वो लड़की भी माइनर निकलती है तो ऐसी शादी से इज्तिनाब किया जाए। हम ये नहीं कहते कज़न मैरिज की बात, मैं बार बार टीवी में भी कह चुका हूं। करवा लें। देखिए कज़न मैरिज में तो हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी की शादी अपने जो शहज़ाद भाई थे आपस में, हज़रत अली और हज़रत फातिमा, दोनों की आपस में शादी हुई। ये कहना गलत है। कज़न मैरिज हिंदू में आपस में शादी नहीं होती, वहाँ इतना थैलेसीमिया है। अंग्रेज़ों में शादी नहीं होती, उनमें भी थैलेसीमिया है। तो ये नहीं, सिर्फ हम अपनी ये जिम्मेदारी रखें, इसमें कोई ये क्राइटेरिया की बात नहीं है। कज़न मैरिजेज हमें अपनों की बच्चियाँ लेना ज़रूरी है। तो ये एहतियात की टेस्ट बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। सिर्फ ये करें कि अपने बेटों की शादी का ये छोड़ो, महंगा होता है टेस्ट? नहीं, बहुत आसान है। ये आजकल सीबीसी टेस्ट हो रहा है ना, जी। हम सीबीसी से ही पता चला लेते हैं अच्छा कि ये कोई माइनर तो नहीं है। इसके अंदर जो रेड सेल की तादाद है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जो उनका साइज़ है वो छोटा होता है। अगर ऐसी सूरत नज़र आ रही है, सिर्फ यानी इतना सा टेस्ट है पता चला है, इस टेस्ट से हम पूरी अंदर की कहानी पढ़ लेते हैं, ठीक है, हमें पता चल जाए, फिर हम बड़ा टेस्ट करवा लें जिसे हम HB इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। उससे पता कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये थैलेसीमिया है या नहीं। लेकिन बेसिकली आप सीबीसी से भी पता कर सकते हैं, और सीबीसी तो वैसे भी आपको जाना वो थोड़े टाइम के बाद करवा लें तो आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है। एक मुख्तसर ये मौका अच्छा है। ये बीमारी असल में होती है किस तरह से? अब दो लोगों की अल्लाह ताला ने जो रेड सेल बनाए हमारे, वो हमारी गाड़ियाँ हैं जो फेफड़ों में जाके ऑक्सीजन लाती हैं और पूरे जिस्म में देती हैं। और ये ऑक्सीजन हमारे जिस्म के हिस्से में नहीं जाएगी, वो हिस्सा हमारा सिक हो जाता है, बीमार हो जाता है। यही पूरी हमारी पूरी जिस्म की बीमारी है। तो वो जो रेड सेल्स हैं वो इनके अंदर बनाने की जो सलाहियत है वो छोटे बनते हैं, वो इस काबिल नहीं होते वो गाड़ियाँ कि वो उतनी ऑक्सीजन लें फेफड़ों से जो हमारे जिस्म में जा सकें। इसलिए ये बीमारी 6 माह के बाद हमें पता चलता है। बच्चे को जो बुखार हो रहा है, टेस्ट जब बीमार होता है, दवाइयाँ नहीं काम करती, टेस्ट करते पता चल जाता है। तो ये एक्चुअली ये माँ के पेट से आती है बीमारी, ये जेनेटल है। तो हमें सिर्फ एक एहतियात करनी है कि हम शादी से पहले अपने बच्चों का, लड़कों का टेस्ट छोटा सा करें। सही। तो यासीन साहब, अगर वक्त पर खून मुहैया नहीं हुआ और ये जो शॉर्टेज है ये बढ़ गई तो किस हद तक मसाइल पैदा हो सकते हैं? देखें, अगर थैलेसीमिया के बच्चों को और दीगर जो अच्छा, इससे पहले कि आपसे सवाल का जवाब लूँ, एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है, उनको शामिल कर लेते हैं। बासित अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी, सवाल कीजिएगा। हेलो, ठीक है जी। यासीन साहब, कॉल ड्रॉप हो गई है। मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अगर थैलेसीमिया के मरीज़ बच्चे को बर वक़्त खून ना मिले तो सैकड़ों जो थैलेसीमिया के बच्चे हैं उनकी ज़िंदगियों का चिराग जो है वो गुल हो जाएगा। तो इसलिए थैलेसीमिया के बच्चे को और हीमोफीलिया के बच्चे को और दीगर जो ब्लड के ज़रूरतमंद हैं, अगर उनको वक़्त पे खून नहीं मिलेगा तो उनकी ज़िंदगियों के चिराग जो हैं वो गुल हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपके चैनल के तौर से ये भी बताना चाहता हूँ कि देखें, जहाँ पर थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के बच्चों को ब्लड की ज़रूरत है, वहाँ पे जो है इन बच्चों को जो मुखय्यर हज़रात हैं उनकी ज़कात और खैरात और अतियात की भी अशद ज़रूरत है, क्योंकि ये अतियात इकट्ठे होंगे, ज़कात खैरात जो है इन बच्चों को मिलेगी तो तभी जो ब्लड बैग्स ख़रीद सकेंगे, हम केमिकल्स ख़रीद सकेंगे, किट्स ख़रीद सकेंगे और इनको ये सहूलियात जो है वो दे सकेंगे। तो इसलिए मेरे तमाम सुनने वाले जो हैं मुखय्यर हज़रात, उनसे अपील है कि वो थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के मरीज़ बच्चों के लिए अपनी ज़कात और खैरात भी दें, जहाँ पर वो खून के अतियात
ख़ैरात तो दे रहे हैं डोनर्स जो हैं, और इंशाअल्लाह ताला खून की कमी की वजह से मेरा ईमान और अकीदा है कि आपके चैनल ने जो ये आवाज़ उठाई है, खून की कमी की वजह से इंशाअल्लाह ताला कोई जो है वो थैलेसीमिया का मरीज़ जो है उसकी ज़िंदगी का चिराग गुल नहीं होगा। इसलिए मुखय्यर हज़रात को भी आना चाहिए, जहाँ पे उन्हें वो राशन तकसीम करना चाहिए और राशन देना चाहिए गरीब लोगों में। वहाँ पे थैलेसीमिया की फैमिलीज़ को और हीमोफीलिया की फैमिलीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए कि अगर इनको जो है वो बर वक़्त जो है वो ये सहूलियात ना मिलें तो उनकी ज़िंदगी का चिराग भी गुल हो जाएगा। इसलिए मैं आपके चैनल से दोबारा बार बार ये पुरज़ोर अपील करता हूँ कि वो अपनी ज़कात व अतियात भी इन सेंटर्स को या थैलेसीमिया के मरीज़ बच्चों को दें। सही, दुरुस्त है। सही। तो सईद अजमल साहब, आती हूँ आपकी तरफ से। सरफराज साहब, ये समझना कितना ज़रूरी है जो यासीन साहब भी बात कर रहे हैं कि सिर्फ ज़कात राशन बैग्स के लिए इस्तेमाल ना की जाए, और भी बहुत सारी ज़रूरियात हैं। तो हम सब कैटेगोरिकली डिसाइड कर सकते हैं कि अगर ठीक है कुछ लोग राशन पे काम कर रहे हैं तो कुछ लोग यहाँ पर मदद कर दें। तो हमें सोशली इस पर सोचना किस तरह चाहिए कि ठीक है कि हम किस किस कैपेसिटी में कहाँ कहाँ हमें मदद की ज़रूरत है और हम करें। जी बिल्कुल। एक्चुअली देखें, बात यह है कि हर बंदे को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, हमसाये का ख्याल रखना चाहिए। ये वही चीज़ है। देखें, हम ज़कात अतियात अगर एज मुसलमान में बात करूं तो हमारे ऊपर फ़र्ज़ है ज़कात देना। तो ज़कात में कई चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें देखें आप राशन की भी बात करें, राशन भी है। आजकल मुल्क की काफ़ी सूरत हाल ख़राब है, इसमें गरीब आदमी खाने के बगैर नहीं रह सकता। ऐसे ही ये बच्चे भी ब्लड के बगैर तो पूरा साल नहीं रह सकते, अपनी पूरी लाइफ में इनको ब्लड लगता है। तो जिस जिस जगह पे ज़रूरत है हर बंदा शेयर करे, थोड़ा थोड़ा शेयर हर जगह पे डिवाइड करके, ताकि हर एक के मसले हल हो सके। इनको बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर इनको 15 दिन के अंदर ब्लड ना दिया जाए बच्चों को तो इनकी जान को ख़तरा है। तो ये बहुत माइनर सा टाइम है इनके पास। अगर 1-2 दिन निकल जाए तो काफ़ी सूरत हाल ख़राब हो जाती है। क्योंकि मैं उस दिन जब ब्लड देने गया था तो इन्होंने मुझे बताया था कि क्या क्या सूरत हाल आती है बच्चों के साथ। देखें, बहुत सेंसिटिव केस है, और मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ हर एक से कि प्लीज़ इन बच्चों का ख्याल रखें, और जो आपके पास हो सकता है तो इनको डोनेशन भी दें, ब्लड भी दें। एक बोतल के ऊपर आई थिंक मुझे उन्होंने बताया था कि एक 5,000 के करीब ये टेस्ट किट के पूरा खर्चा आता है टोटल इन बच्चों को लगने का, जो 3 बच्चे इसके ऊपर लगते हैं। तो इनको पैसों की भी ज़रूरत है, ब्लड की भी ज़रूरत है। तो मैं भी इनको प्रमोट कर रहा हूँ, सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सब मिलके, पूरा पाकिस्तान मिलके, जैसे दावत इस्लामी ने ये कदम उठाया ब्लड के हवाले से, तो पूरी पाकिस्तान की अवाम जाग उठी है, इस्लामी भाई सारे जाग उठे हैं। और मैं मौलाना लियास कादरी साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने ये कदम उठाया है, और ऐसे ही हर बंदा उठ के उठाए, जैसे सदर साहब ने आके आवाज़ दी है। तो ये सारे बंदे अगर मिल के काम करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान की मुश्किलात काफ़ी हद तक ख़त्म हो सकती हैं, और अल्लाह करे ये कोरोना वायरस का जो मसला है ये जल्द जल्द पाकिस्तान से ख़त्म हो। और मेरी रिक्वेस्ट भी है, और सारे मिलके काम भी करें प्लीज़। बिल्कुल ऐसे ही। तो सरफराज साहब, कितने टाइम के बाद जो है ना वो आप ब्लड दे सकते हैं और कितना वक्त लगता है, इस पर भी बात करेंगे। ख्वाजा शाहिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, कराची से हमें कॉल कर रहे हैं। जी फरमाइएगा, क्या पूछना चाहते हैं आप, क्या कहना चाहते हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, ये खून के लिए हर आवाम को मदद करनी चाहिए, गरीब लोगों के लिए, और ज़कात तो 12 महीने बांटना देना चाहिए जी। और दूसरी एक बात है, हर इंसान को इस वक्त मुश्किल में है, अल्लाह को याद करे, 5 वक्त की नमाज पढ़े, और हर नमाज से पहले एक सपारा पढ़े। जी बिल्कुल, अल्लाह ताला को याद करने की हमें बिल्कुल जरूरत है। जी सरफराज साहब, खून देने की भी बहुत ज़रूरत है, जरा उस पर भी सोचिए कि हम सब ने अपना काम करना है। देखिए, इसमें यही है कि जो थैलेसीमिया के बच्चों को तो एवरेजली एक बच्चे को साल में 20 बोतलों की जरूरत होती है। 20 बोतलें चाहिए, या महीने में आप 2 एवरेज लगा लें, ये चाहिए। जितना बच्चा बढ़ता जाता है, छोटा बच्चा तो उसको कम चाहिए, और जितनी जितनी उसकी एक्टिविटीज़ बढ़ती रहती हैं, स्कूल जा रहा है, नौकरी पे जा रहा है। एक वक्त था कि इन बच्चों की उम्रें बहुत कम होती थी, 10-12 साल। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये अवेयरनेस आई है आप लोगों के मीडिया के थ्रू भी, और लोगों ने अपना महफूज खून देना शुरू किया इन बच्चों को, आज मेरे पास 45 साल का भी पेशेंट है जो थैलेसीमिया मेजर है। बच्चों की शादियाँ भी
भी हो रही हैं, मैंने खुद 22-23 बच्चों की शादियाँ करा रही हैं बच्चे भी। लेकिन इसका अंदर ये नहीं है ये हम इस चीज़ को रोके नहीं, रोकना भी ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे जो आपने हेमोफीलिया का पूछा, देखिए हेमोफीलिया जो है वो लड़कों की बीमारी होती है, माँ कैरियर है लेकिन माँ को ये बीमारी नहीं होती। माँ इसके जो जीन है कैरी करती है और ये जाती है बेटे के अंदर, ये लड़कों की बीमारी है। उसमें भी ये है कि अगर हम अर्ली इसको डायग्नोज कर लें और जल्दी और इसकी हिफाजत कर लें, बच्चों को, छोटे बच्चे उनकी जॉइंट्स को जो है हम कवर करके रखें, कोई भी ऐसी चीज़ें लगाएं जो किनारा विनारी चीज़ ना हो जो उनको चोट लग सके, इनकी खतने करते वक्त मुतात रहें, कि तमाम चीज़ें अगर करें तो ये जो हेमोफीलिया की कॉम्प्लिकेशंस हैं कि इसमें बच्चे जो है लंगड़े लूले हो जाते हैं, पाए हो जाते हैं, उससे हम महफूज रह सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा मौजू है बहरहाल। लेकिन ये मैं आपसे कहूँगा कि एक सबसे अच्छी इस वक्त बात यह है जो अभी लेटेस्ट मैंने बहुत ज़्यादा स्टडी किया है कि ये वायरस जो है ये ब्लड से ट्रांसमिट नहीं हो रहा। यानी अगर खुदा न करे कि ब्लड, जैसे हमारी हेपेटाइटिस बी है, सी, HIV, मलेरिया, सिफिलिस है, ये ट्रांसमिट हो जाते हैं डोनर से जो है फ़ौरन ही, अगर हमने सही टेस्ट नहीं किया। लेकिन अभी तक की जो तहकीक है हमारी थैलेसीमिया इंटरनेशनल फेडरेशन की, उसमें ये वायरस ब्लड से ट्रांसमिट नहीं हो रहा। चलिए, ये तो और भी अच्छी बात है, वरना और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सैयद अजमल साहब, जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगे वेरी क्विकली सर? जी बिल्कुल, मेरा एक ही मैसेज है, प्लीज़ एक दूसरे की हेल्प करें। और ये थैलेसीमिया के जो बच्चे हैं ये आपने बच्चे हैं, हर एक के देखें। मेरे जब बच्चे हैं तो मुझे भी पेन होती है जब ये बच्चे हैं, इनके वालिदैन से पूछें कि इनको कितना पेनफुल इनके, और बच्चों के लिए इनकी हेल्प करें। और अल्लाह करें, दुआ करें कि ये मर्ज जल्द से जल्द पाकिस्तान से ख़त्म ही हो जाए। मेरी तो यही दुआ है। बट ये है कि अगर है तो इनको ज़रूरत है, और ज़रूरत हम पूरी कर सकते हैं। अपने ज़कात, सदकात सब इनको डोनेशन दें, और इनको ब्लड भी डोनेशन दें। ठीक है जी। यासीन साहब, मैं आखिर में जो है आपके चैनल के तवज्जुह से उन तमाम ब्लड डोनर्स को और उन तमाम मुखय्यर हजरात को और थैलेसीमिया के तमाम सेंटर्स में जो स्टाफ काम कर रहा है, जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, जो यहाँ तक कि एक सफाई करने वाला काम कर रहा है, उन तमाम को मैं सलाम पेश करता हूँ कि वो इस मुश्किल घड़ी में भी थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के मरीज़ बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। वो वाकई दाद के मुस्तहिक हैं, जिस तरह हमारे डॉक्टर्स, जिस तरह हमारी बिल्कुल ऐसे ही है। वक्त मेरे पास बिल्कुल ख़त्म हो गया है, तो आप सब अपनी मदद जिस तरह से कर सकते हैं, जैसे भी कर सकते हैं, ज़रूर कीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगियों को बचा सकें। इसी नोट पर इख्तिताम करते हैं। अल्लाह ने के पास।